अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? और सब लोग ठीक ठाक होंगे और बस तैयारियों में होंगे, क्योंकि ये लास्ट वीकेंड है। इसके बाद जो वीकेंड आएगा वो डेफिनेटली इंशाल्लाह हम रमज़ान के महीने में होंगे और रमज़ान जो है बस आ गए हैं। तो रमज़ान को हम कहते हैं बहुत बहुत वेलकम। और इसके अलावा आज के शो की अच्छी बात ये कि दूसरों का ख्याल रखें, और जहाँ आप अपना ख्याल रखते हैं वहीं जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें। अगर आपने किसी के लिए कोई तोहफ़ा लेना है तो आप वही तोहफ़ा सेलेक्ट करें, वही तमाम तर चीज़ें लें जो कि आप अपने लिए पसंद करते हैं। इससे एक तो आपको ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि आप दूसरे को क्या गिफ्ट दें, और तीसरी बात यह है कि इससे जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं, ख़ास तौर पे कोई ईद का तोहफ़ा दे रहे हैं या रमज़ान में कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो उससे उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि उसका वो तोहफ़ा अच्छा होगा। तो जब आप अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं तो वो अच्छी होती है, तो दूसरों के लिए भी वही सिलेक्शन किया करें। अच्छा जी, अब क्योंकि स्टाइलिंग की हम बात करेंगे, ईद के ऊपर कलेक्शन जो होती है वो नई नई कलेक्शंस आ रही होती हैं। आप लोगों ने ये देखना होता है कि भाई किस तरीके से किस स्टाइल को कैरी किया जा सकता है, किसने क्या स्टाइल वेयर किया हुआ है। और इसमें जो है वो हमारे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं एक के बाद एक उनके शूट सामने आ रहे होते हैं और फिर वो आपको बता रहे होते हैं कि आपने क्या स्टाइल किस तरह कैरी करना है। लेकिन अब कुछ लोग क्रिएटिव भी होते हैं और कुछ लोग इतने क्रिएटिव होते हैं कि उनकी क्रिएशन देख के बंदा हैरान रह जाता है कि भाई ऐसे भी हो सकता है। तो ज़रा आपको दिखाते हैं ये क्रिएटिव ट्रेन। अच्छा जी, तो ये क्रिएटिव ट्रेन जो है वो तो आपने देख ली, लेकिन अभी लेके चलते हैं आपको जुरासिक पार्क में, जहाँ पर ये सारा कुछ हो। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी, अब चलते हैं और ये दोस्ती देखते हैं कि ये बनी और टर्टल की दोस्ती कैसे है। मतलब मज़े से जो है वो बनी खा पी रहा है और टर्टल उसको ले लेके जा रहा है, ज़रा देखिए। और अब आपको सैर कराते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर, जहाँ पर है राज कपूर की हवेली, जिसके हवाले से इंडिया में बड़ी बातें की जाती है कि जब पेशावर में राज कपूर की हवेली, और पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं जब पेशावर जाएंगे तो राज कपूर की हवेली देख के आएंगे। लेकिन हम आपको यहीं दिखा देते हैं, ज़रा देखिए। तो जनाब ये आपने हवेली आज देख ली और हमने आपको बाकायदा तौर पर जो है ये हवेली दिखाई। बहुत सारे लोग इंडिया से भी कहते हैं जी अगर हमें पाकिस्तान आने का मौका मिलेगा तो हम राज कपूर की हवेली देखेंगे। अच्छा जनाब, अब कुछ दावत शावत की बात कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि पहाड़ों पे दावतें कैसे होती हैं। तो जनाब आपने ये देखी कि क्या ज़बरदस्त किस्म की जो है वो दावत हो रही है और बिरयानी शरियानी जो है वो वहाँ पर बनाई जा रही है। अब चलते हैं और आपको सैर कराते हैं। आज हमने सोचा आपको ना तमाम अपने अपने शहरों की सैर कराते हैं। तो अभी जिस शहर में हम जा रहे हैं, जिस सूबे में हम जा रहे हैं वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की ज़रा सैर कीजिए। ये आपने खूबसूरत मनाजिर देखे और अब चलते हैं हम आपको लेके अंदरूने लाहौर, जहाँ पर आप ये देख सकेंगे कि लाहौर का जो कल्चर है वो क्या है और कितना ज़बरदस्त है। तो ये खूबसूरत मनाजिर आपने देखे और हमने आपको बताया कि हमारे पास कितना खूबसूरत कल्चर है, कितना रिच कल्चर है, मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ लोग, उनकी मुख्तलिफ़ बातें, और कराची में जो स्टाइल भी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, खापे भी हैं, सी व्यू भी है, एनर्जेटिक लोग भी हैं, क्रिकेट भी है, नाइट क्रिकेट भी है और स्पेशली रमज़ानों के लिए है। तो और इसके अलावा फ़ैशन भी है, और यहाँ पर जो होती हैं बहुत सारे फ़ैशन की बातें। तो फ़ैशन की बात हो ही रही है तो हानिया खान का आपको ये शूट भी दिखाते हैं। तो जी आपने हानिया आमिर का ये शूट देखा। हानिया खान नहीं है, हानिया आमिर है, लेकिन ऐसा हो जाता है। अब बढ़ते हैं शुमाइला के टोटके की जानिब। और शुमाइला का टोटका क्या है जी? शुमाइला का टोटका है भाई कि जिन लोगों ने दाढ़ी बढ़ानी है वो क्या कर सकते हैं। तो दाढ़ी बढ़ाने के लिए एक सादा और मौसर टोटका ये है कि नारियल या कस्टर्ड ऑयल का मसाज करें। रोज़ाना रात को सोने से पहले नारियल का तेल या फिर कस्टर्ड ऑयल लेकर दाढ़ी के हिस्से में लगाएं। ठीक है, हल्के हाथों से 10 या 15 मिनट तक मसाज करें ताकि तेल जल्द में जज्ब हो जाए। फिर उसको सुबह धो लें। और ये तरीका बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है और दाढ़ी की नशोनुमा में भी मदद देता है। मज़ीद अच्छे नताइज के लिए सब्र और तसलसल ज़रूरी है। जी हाँ, तो हर अच्छे काम के लिए जो है वो कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। किसी भी काम को अगर आप कंसिस्टेंसी के बगैर करते हैं तो जाहिर है उसके रिज़ल्ट उस तरह से नहीं निकलते। तो अगर आपने ये टोटका आजमाना है तो आपने इसको तसलसल के साथ करना होगा, थोड़ा सब्र के साथ करना होगा, जब ही जो है वो आपको ये टोटका फ़ायदा देगा। अच्छा जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज करेंगे ढेर सारी बातें। आज आपको बताएंगे कि जो टेलर है वो क्यों नखरे दिखाते हैं। आज आपको बताएंगे कि जो बेल वाले हैं वो क्यों ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना देते कि ये बाजी बेल मैच हो रही है, ये आप ले जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आज इन सब की जो है वो ख़बर भी लेंगे, क्लास भी लेंगे, पूछेंगे भी कि ये सब ऐसा क्यों करते हैं। इसके अलावा शेफ़ हमारे साथ होंगी। आज बहुत सारी जो है वो डिशेज़ हैं जो जिनकी रेसिपीज़ हमने आपके साथ में शेयर करनी है।
खजला कैसे बनाएं, फेनी कैसे बनाएं, अगर हम घर में बना रहे हैं तो अगर हमारे पास टाइम है तो इफ्तार में क्या क्या चीज़ें रखें, समोसे, पकौड़े, नगेट्स, चाट और क्या कुछ बन सकता है उसके साथ साथ। तो ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, बस हमारे वापस रिपोर्टर सेशन में। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो टॉप स्टोरीज के सेशन में ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने हमें ज्वाइन किया है और आज ज़रा पूछेंगे कि जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनके रोज़े कैसे जाते हैं, ये लोग किस तरीके से अपने रमज़ान को जो है वो गुजारते हैं, क्या रूटीन होती है, क्या स्केजुअल होता है, क्या छुट्टियाँ वुट्टियाँ होती है, नहीं होती हैं, या काम जो है वो डबल हो जाता है। अशरफ भाई वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अशरफ भाई बस समझें कि रमज़ान की आमद क्या समझें, रमज़ान आ गए तो क्या रूटीन रहती है सहाफ़ी हजरात की, क्या करते हैं हमारे जर्नलिस्ट, ये जो स्पेशली मैं उनकी बात करूँ जो आउटडोर ज़्यादा होते हैं और मतलब जिनके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि रमज़ान में भी जो शहर कायद है उसके हालात तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो खबरें भी वैसे की वैसे ही रहती है। क्या रूटीन रहती है? देखिए सबा, आपको भी पता है, आप भी फील्ड में रही हैं, जब जाके आप भी शूट करती थी, तो ये होता है कि हमारी टाइमिंग का थोड़ा इशू होता है और जैसे रिपोर्टिंग करते हुए हमें कभी कभी होता है कि रोज़ा भी रास्ते में खुलता है। तो ये है कि कराची बहुत बड़ा दिल है कराची की आवाम का, और आपने देखा होगा, हमने बहुत ज़्यादातर देखा है कि रमज़ानों में पूरे 30 रमज़ान और 30 रोज़े जो हैं आप देखें तो सड़कों पे आप लोगों को जो है वो फ्री में, मुफ्त जिसे कहते हैं कि रोज़ा खुलने के लिए चीज़ें भी रखें, जगह जगह पकौड़े समोसे के लिए स्टॉल भी लगे हुए, लोग रास्ते जा रहे होते हैं तो देर तो बॉक्सेस भी बांट रहे होते हैं। तो कराची शहर में तो एक अलग ही चीज़ें हैं कि वो लड़के हैं, नौजवान, जो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन एज हम अपने साफियों की बात करें तो हमारा ये होता है कि हमारा कोई टाइम तो होता नहीं है कि हम फिक्स बैंकों की तरह सुबह आएँ और यहाँ पे 4 बजे हम घर पे हों, नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स होती हैं वो फुलफिल करनी होती हैं। तो इसके लिए हम आउटडोर होते हैं, कैमरामैन हमारे साथ होते हैं, फिर ड्राइवर होता है, तो हम बाहर होते हैं। तो कभी कभी ये करते हैं, कभी कभी कुछ जैसे कैमरामैन हमारे बैठे हुए वो बताएंगे कि हम लोग कभी कभी खजूर या कुछ रख लेते हैं, पानी की बोतल रख लेते हैं, खा के फिर हम जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक टफ होता है हमारे लिए, तमाम जर्नलिस्ट के लिए, और ख़ास तौर से घर वालों के साथ करते हैं तो घर वाले भी देख के खुश होते हैं, बच्चे भी देख के घर पे जाके कर लें। कोशिश होती है, लेकिन ये है कि काम फर्स्ट है तो सबसे पहले उसको सब पूरा करो। तो जो हमारे आउटडोर टीम होती है जिसमें रिपोर्टर हो गए, कैमरामैन हो गए, फिर हमारा एक और टीम में जो होता है कि जैसे DSNG है तो सैटेलाइट वैन की जो हमारी जो टीम होती है, मतलब ऑपरेटर होता है, फिर ड्राइवर होता है, तो हम 2 से 3, 3 से 4 या 5 लोग हो जाते हैं। तो उसको देख के हम मिल बांट के कभी कभी वो कर लेते हैं, कभी कभी ये होता है कि रास्ते में कोई कुछ दे देता है। तो ये भी हुआ है कि रास्ते में फंसे हुए ट्रैफिक जैम में, तो उसमें हमें कुछ रास्ते में रोज़ा खुल रहा होता है, तो बोतल दे दी या खजूर का कुछ दे दिया, तो बस खुल जाता है रोज़ा। और ज़्यादातर ये होता है कि मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करके हम लोग कर रहे होते हैं कि मेहनत के साथ अज़मत है वो भी मिल रही होती है। और बाकी लोगों तो कितना डिफ़िकल्ट काम होता है ये जर्नलिस्ट का थ्रू आउट द ईयर। मुझे तो ऐसा लगता है ठीक है, रमज़ान में जो है वो आवर्स कुछ टफ हो जाते हैं, कुछ जो मेहनत है वो डबल हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जर्नलिस्ट जो होते हैं वो हर मौसम में, हर सीज़न में, हर फेस्टिवल में काम कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं मतलब फील्ड के रिपोर्टर्स की बात करूं, जो हमारे सिटी 21 के करस्पॉन्डेंट्स हैं, आप देखेंगे कि वो आपको चांद रात को भी अपडेट कर रहे होंगे। इसी तरह अगर आप न्यूज़ एंकर्स की बात करें, जस्ट लाइक मी, कि मैं जब न्यूज़ एंकर थी तो मुझे नहीं याद कि ईद का पहले दिन मैं घर पे हूँ या फिर मैं चांद रात को घर पे हूँ। लास्ट ईयर भी मैं जो हूँ वो एक चैनल पे थी और वहाँ चांद रात की मैं बुलेटिन्स कर रही थी और तकरीबन 2 बजे के करीब जो है मैं फ्री हुई थी। तो हम लोगों की जो है, और उसके बाद फिर मैं फ़ौरन गई थी कि भाई मुझे मेहंदी लगवानी है और मुझे जो है वो पॉलर ढूंढना है। तो 2 बजे भी मैं घर जाके फ्री होके जब जा रही थी तो रास्ते में मैं बहुत सारी चीज़ें अपने काम निपटाने की कोशिश करी थी कि कुछ रास्ते में कुछ नज़र आ जाए, कुछ और हो जाए, इस तरीके से। तो जो न्यूज़ के लोग होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, थ्रू आउट उनकी शिफ्ट जो होती है बड़ी टफ होती है। हम लोगों को तो अशरफ भाई आदत हो जाती है, लेकिन हमारे घर वालों को आदत नहीं होती और उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप अपनी बहन का बहुत जिक्र करते हैं, तो आपकी बहन अगर पाकिस्तान आई हुई हों और ईद वाले दिन आप दफ्तर में हों, तो ये अनबिलीवेबल बात होती है कि भाई ईद वाले दिन तो छुट्टी मिल सकती थी ना, आ सकते थे, लेकिन
हमें आदत होती है लेकिन बाकी लोगों को आदत नहीं होती। तो हमारे जो काम की जो नौयत है, हमारे जो काम की हसासियत है, वो ज़रा लोगों को बताएं ताकि उन्हें पता चले कि भाई जर्नलिस्ट जो है ये कितना काम करते हैं और ये अपनी ईद, अपनी बकरा ईद, अपनी चांद रातें, अपने तमाम फेस्टिवल्स जो हैं अवाम के साथ में ही होते हैं, अवाम के लिए ही काम कर रहे होते हैं। देखिए सबा, चाहे ईद हो या बकरीद हो, तो इसमें हमारी टीम, मतलब मैं 20 साल हो गए, तो इसमें हमें बकरीद में जो है कि वो कुर्बानी हो रही है वो भी दिखानी होती है। सुबह मतलब नमाज हो रही है, उसके बाद फ़ौरन से हम नमाज भी पढ़ते हैं, फिर उसकी कुर्बानी भी दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो ईद पे, मीठी ईद पे, उस पर भी ड्यूटियाँ लगती थी। और इसमें घर वाले यानी कि वेट कर रहे होते थे, तो हमें भाई नमाज भी दिखानी है, फिर उसके बाद लोगों के घरों में जाके कोई कबाब बन रहा है, कुछ हो रहा है, मेहमान ये भी दिखाना है कि लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट तो ये है कि वो उनको दिखाने के लिए हम तो वो हो रहे होते हैं, मगर हमारे घर वाले वेट कर रहे होते हैं कि आके वो करें। ये सिर्फ मेरा या ये आपका या उसका नहीं, पूरी जो जर्नलिस्ट टीम जो रिपोर्टिंग पे होती है खास तौर से, और बाकी जो हमारे एंकर्स होते हैं, जो न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, वो भी स्टूडियो में लॉक हुए होते हैं और मिस कर रहे होते हैं। और ये उन लोग की काबिश को सलाम है कि सारी जो हमारी पूरी मीडिया इंडस्ट्री, पूरी ईद का दिन जो है वो 8 आवर्स तक स्टूडियोज में बैठ के हम हेडलाइंस और न्यूज़ आपके साथ में शेयर कर रहे होते हैं, और हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो हमें एक के बाद एक बीपर लेके आ रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि जी यहाँ पे अभी जो है वो ये हो गया है, गाय, फलानी गाय भाग गई है, फलानी गाय कट गई है। ये भी हम आपको बता रहे होते हैं किस किस की गाय जो है वो भाग गई है। तो ये कितना मुश्किल होता है अशरफ भाई, बीइंग अ कॉरेस्पॉन्डेंट, बीइंग एंकर पर्सन, किसी फील्ड को कैरी करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना हमारी इस फील्ड में आना भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम इस पैशन को कैरी करें। तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई इसमें, इस फील्ड में आने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए आपको पैशन भी चाहिए और आपको दुनिया से जो है ना वो बेपरवाह भी हो जाएं। मतलब आप अपने फैमिलीज़ को, घर वालों को थोड़ी देर के लिए कह दे बाय बाय, थोड़ी देर नहीं, अच्छे खासे हाँ, अच्छा खासे टाइम के लिए। हाँ, क्योंकि देखें ना, हमारा जब हम सुबह आते हैं तो हमें वापस जाने का टाइम पता नहीं हो, कभी किस टाइम एंड टाइम पे जब जा रहे होते हैं अपना सब कुछ करके, अचानक कोई खबर आ जाए, छोड़ के नहीं जा सकते, तो करना पड़ता है, फिर डिमांड आ जाती है कि भाई इसके ऊपर आप लाइव चले जाएं। कुछ देखें हादसात हैं, बता के तो नहीं आते ना। अब जैसे मैं देख रहा हूँ तो अब कोई फैक्ट्री में आग लग गई और मैं जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ के नहीं चला जाऊंगा, मुझे भागना पड़ेगा। सही। तो इसी तरीके से सबका ये होता है अपना, मतलब कि पूरी टीम अलग अलग है, रिपोर्टिंग की टीम अलग है, फिर डेस्क पे वो भी छोड़ के नहीं जाते हैं। अब वो जैसे जो सुबह की टीम है वो चली जाती है, फिर शाम की टीम बैठी हुई होती है, तो अफ्तारी के टाइम पे अब ये होता है कि हमारा एक, कि हम मिलजुल के एक होता है कि एज अ फैमिली, हर चैनल की बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे एहतमाम करते हैं अफ्तारी के, जैसे घर वालों के साथ कोई शरबत बना रहा है, जिसको कोई ज्यादातर ये होता है, मजा तब आता है सब मिलकर ना फ्रूट चाट बना रहे होते हैं, हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो ये होता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए भी हम लोग देख रहे होते हैं कि मिल बांट के फल लिया है, एक फल काट रहा है, फिर वो कर रहा है, तो क्योंकि तादाद ज्यादा होती है, तो ये 2-3 लड़के होते हैं, जूस शरबत जो है, शरबत अफ़ज़ा ले रहे हैं, कुछ एक दो के पुराने वाले चैनल पे आपको याद आ गया होगा कि किस तरीके से वहाँ इफ्तारी हो रही होती थी। मैं और अशरफ भाई, हमारा जो एक पुराना चैनल था, वहाँ पर जो है इफ्तारी जल्दी शुरू हो जाती थी बनना, और वो बाहर जो है वो टेबल लगाई होती थी, हाँ, और वहाँ पर एक साहब होते थे जो टहल रहे होते थे और उनकी निगाह होती थी। कोई छुपा तो नहीं रहा है, कोई कुछ कर तो नहीं रहा है। एग्जैक्टली। नहीं, तो ये है कि एंजॉय कर रहे होते हैं एज अ फैमिली, उसके साथ मजा भी आ रहा होता है, लेकिन फिर वही कहूँगा घर वालों को मिस कर रहे होते हैं। घर वालों को तो मिस कर ही रहे होते हैं। आप कभी वीडियो कॉल पे दिखा रहे होते हैं कि भाई ये सारा कुछ हो रहा है, कभी आप ऐसे मैसेजेस कर रहे होते हैं, लेकिन जो फैमिली होती है ना, इन दी एंड फैमिली इज़ फैमिली, और फैमिली को जो है वो मिस करके जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर आपका ट्रू पैशन शो होता है। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात से शायद वाकिफ़ नहीं होंगे कि जर्नलिस्ट की जो ज़िंदगी होती है वो कितनी मुश्किल होती है। अशरफ भाई, इस फील्ड के लिए, इस पैशन के लिए हम लोग कितनी तकरीबात मिस कर देते हैं, कितने हमारे जो फैमिली मेंबर्स, हमारे कज़न्स, आना जाना, मिलना जुलना, और शादियां होती हैं, किसी के यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग ना जाके मिल सकते हैं, ना फिर वो उनसे उस तरह से इंटरेक्शन होती है। बट हैट्स ऑफ टू दोज जिनकी फैमिलीज वाकई अंडरस्टैंड करती हैं, वरना तो लोग यूजुअली रिश्तेदार आपसे नाराज हुए, और रिश्तेदार पता क्या कहते हैं, मिनिस्टर लग गए हो। हाँ बड़े मिनिस्टर लग गए हो। भाई मिनिस्टर लगेंगे तो इतना काम क्यों करेंगे, फिर हम ये सोचे ना। मगर ये है कि वो घर वालों की दुआएं होती हैं, ये सब उनको यही समझाते हैं, कोशिश करते हैं, नाराजगी हमेशा ही रहती है। सही। अब ये है कि सबको, हमारी जो टीम है मेंबर, जो उस वक्त बिजी होते हैं रमज़ान में, ख़ास तौर से अफ्तारी, इवन के सहरी का भी होता है तमाम, तो क्योंकि ये हमारा इवेंट है, त्यौहार है, तो सब मिलजुल के कर रहे होते हैं। और सबसे अहम बात आप देखें
सब मिल के जब कर रहे होते हैं बड़ा मजा आता है, एक उसका एंजॉय भी है ना हाँ कि मिल बांट के। अब अफ्तारी की तैयारी हो रही होती है तो सही। काम भी करना है। काम अब भी जैसे कर रहे हैं, हाँ। आपका जो शुरू होगा हाँ, रमजान बिल्कुल, ट्रांसमिशन, हाँ, बिल्कुल, तो उसमें रमजान आप भी होंगे, तो ट्रांसमिशन। यहाँ पे वो क्या बन रहा है भाई यकीनन क्या बन पूछेंगी। रहा है, ऑब्वियसली वो पूरी एक टीम जो होती है ना, वो जिस जगह पर आप जिस एनवायरनमेंट में होते हैं ना, वो आपका जो एनवायरनमेंट है वही आपकी फैमिली बन जाता है, और फिर उन्हीं के साथ जो है वो आपके झगड़े भी उन्हीं के साथ होते हैं, फिर आपकी जो है वो दोस्तियां भी उन्हीं के साथ होते हैं, फिर आपने थोड़ी देर बाद जो है खाना भी उन्हीं के साथ खाना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक तरह का एक फैमिली इन्वायरमेंट ही होता है। और ये जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं ये इसी तरह से होते हैं कि ये एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करके चलते हैं। मैंने तो सारे चैनल्स पे, जितने भी चैनल्स पे काम किया, मैंने वहाँ सबको इसी तरह पाया कि सब एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, और एक दूसरे की शिफ्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो फैसिलिटेट कर देते हैं। तो अशरफ भाई आप के साथ अभी जितने करस्पॉन्डेंट हैं वो देखते होंगे कि जी अशरफ भाई अब हमारे टाइमिंग्स क्या करेंगे। अभी अशरफ भाई हमें कितने ज़्यादा जो है वो बीपर्स देंगे, तो सारे करस्पॉन्डेंट की दिल की आवाज़ है आज वो मैं अशरफ भाई तक पहुँचा रही हूँ कि अशरफ भाई कितना रिलीफ मिलने जा रहा है हमारे करस्पॉन्डेंट्स को, ये ज़रा बताएं। शाम वाले तो नाराज रहेंगे मुझसे, अच्छा, और हाँ सुबह बिल्कुल वाले वो कहेंगे सर जल्दी जाना है, हाँ। आज घर पे दावत है, जी, तो अफ्तारी रखी हुई है, हाँ। बहन आ रही हैं, हाँ। वो चचा आ रहे हैं, चचा आ रहे, मामू मामू आ आ रहे, तो रहे सबकी वो चल रही है, तो सब ज़ाहिर मैनेज है, कर। हाँ। लेकिन अगर हम देखें ना, जैसे आप बता रही हैं अभी, जैसे आपका भी लॉन्ग ट्रांसमिशन हाँ। होगी माशाल्लाह से, जी, तो अब आप ये देखें कि हम फैमिली से ज़्यादा जो है हम हाँ। कहाँ होते हैं। अब मैं ऑफिस आपको, में ही होंगे, हाँ, हम सुबह से आते हैं 8 से 9 घंटे तो हमारी ड्यूटी हो ही जाती है, जी, फिर रास्ते का टाइम लगा तो 11 से 12 घंटे तो हमारी इसमें निकल गए, 24 घंटे में से। हाँ। बाकी आप निकालें कि ना 12 घंटे में 8 घंटे हम सोए तो 20 घंटे, तो हम फैमिली को सिर्फ 4 घंटे देते हैं। तो सही। ये टाइम टेबल है। उस 4 घंटे की जो कहानी है ना 400, हाँ वो बिल्कुल, वो सारी कहानियां जो है वो पता लग रही होती है, ये आया था, वो हुआ था, फलाना हुआ था, इफ्तार में ये सारा कुछ हुआ था। सहरी हम लोग ज़्यादा फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, ज़्यादातर ये कि एक सहरी जो है वो मिलती है जो अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं, और ये सारा कुछ हो रहा होता है। अच्छा अशरफ भाई, अब कुछ बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि कहते हैं ना कि सफ़ेद पोश लोग होते हैं, और इस तरह के हमारे अपने साहब में भी बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग लोग होते हैं जो कह तो नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली उनको ज़रूरत होती है, और उनकी इन ज़रूरतों को समझना या ख़्याल रखना हम सबका ही फ़र्ज़ होता है। इंडिविजुअल चैनल्स पर, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर जो मुख्तलिफ़ लोग काम करते हैं वो आपस में एक फ़ैमिली की तरह ही होते हैं, और ये हम सबका फ़र्ज़ है कि एक दूसरे का जो है वो साथ दें। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि भाई जो जर्नलिस्ट बरादरी है वो किस तरीके से अपने रमज़ान गुजारती है, क्या उनकी रूटीन होती है, क्या उनके जो है वो आगे जाके सेलिब्रेशंस होते हैं। अशरफ भाई, जिस तरह से अभी मैं बात करी थी कि कुछ ऐसे डिज़र्विंग लोग होते हैं जो कि जिनको कहा जाता है सफ़ेद पोश, जो कि अपने मुंह से या अपने किसी भी इस तरह से इजहार नहीं कर सकते कि उनको ज़रूरत है। तो आप जब किसी के साथ इतना टाइम गुजारते तो आपको वैसे ही लोगों की कंडीशन या हालात समझ में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से उनके साथ एक रूटीन में चल रहे होते हैं। तो किस तरीके से मदद कर देनी चाहिए, और हमारे यहाँ जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो वाकई क्या एक दूसरे की मदद करती है, या आपने किस तरीके से जो है वो देखा ओवरऑल इतना टाइम आपने इस फील्ड में काम किया? देखिए सबा, हम मुख्तलिफ चैनल मैंने भी काम किया, आपने भी किया, तो हम लोग एज अ टीम चल रहे होते तो लोग बताते हैं। मगर ज़्यादातर मैं बताऊं कि जो मुझे बहुत अफसोस लगता है, जो हमारी कैमरामैन टीम है उनके जो पैसे पूरी मीडिया में बहुत कम है। अच्छा। और जितनी मेहनत के जो हम स्क्रीन पे दिखाते हैं तो उन्हीं की बदौलत ही दिखाते हैं। अब आप देखें कि 30 से 50 हज़ार के अंदर वो पूरे महीने गुजारा करते हैं। अब उसमें तमाम त्यौहार, बच्चों के कपड़े, घर का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, खाना, राशन, तो अब ये हमारा हक भी है, फ़र्ज़ भी है कि उनकी सपोर्ट करें। हाँ। ठीक है। और दूसरी एक बात कि मुझे वो बहुत वो लगता है कि हमारा दीन भी कहता है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। हाँ। और ये जो आजकल सोशल मीडिया पे चल, मुझे बहुत अफसोस होता है कि वो दिखाना कि वो ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। मैं तो मतलब कि अगर ये है कि वो, तो मैं सामने भी नहीं आऊँ। जी जी। मेरी फैमिली में भी ये है कि अगर हो तो आप चुपचाप करें कि उसको भी नहीं पता चले कि किसने दिया है। हाँ, वो सोचे कि कहाँ से आया। तो एक उसका भी एक अपना मज़ा है। तो मेन ये है कि इन लोग के लिए सिर्फ एक है कि सारे जो लोग के पास पावर है या वो अपने कॉन्टेंट यूज़ कर सकते हैं तो उनकी सपोर्ट करें। तमाम वो लोग जो अपने चैनल, तमाम चैनल की बात कर रहा हूँ कि आपके आसपास कैमरामैन हैं, बाकी जो स्टाफ है उनकी, ताकि उनकी जो पूरी फैमिली ना ये रमज़ान
एक अहद करें हाँ। कि ये वाला रमज़ान उनको ऐसा करके दें कि वो हाँ। याद रखें, ठीक है, कि उनको अगर कोई थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे तो उनका हाथ थोड़ा सपोर्टिव हो जाएगा कि वो बच्चों को देख सकें। अपने घर वालों का कुछ अभी ये रमज़ान होगा 30 दिन, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी शौक है कि हम समोसे पकोड़े ये सब खाएं, हाँ। फिर हम कपड़े भी लें। आप ये देखें कि बच्चों को, मैं बताऊं, मेरी 8 साल की बेटी है, सबसे छोटी, वो लेने जाते, मैं जब उसकी चीज़ें लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शूज़ उसकी छोटी सी बच्ची के शूज़ कितने के, आप भी जाती हैं शॉपिंग पे, बहुत महंगे महंगे शूज़ हैं, बहुत चप्पलें, बच्चों से लेके बड़ों तक के बहुत महंगा। जैसे हमारे कैमरामैन अभी बैठे हैं, अगर आप इनसे भी पूछें कि कितने बच्चे हैं, तो सिर्फ आप सोचें मियाँ बीवी और 3 बच्चे हैं, तो वो मियाँ बीवी, आप यकीन करें, मैं ये 100% कह रहा हूँ कि वो ईद पे भी कपड़े नहीं बनाते हैं, बच्चों के बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का भी फ़र्ज़ है। मैं सबके लिए एक पैगाम है कि अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी टीम में सब एक दूसरे की मदद करें। देखें, कतरा कतरा दरिया बनता है, अगर आप थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे। अब हमारे एग्जाम्पल के जो कैमरामैन टीम है या दूसरी टीम है जो वो है, बोल नहीं सकते हैं, तो उनको एक सपोर्टिव, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है, सही, और अल्लाह ताला उसको जो भी आप नेकी करें, अल्लाह के लिए करें और खालिस अपनी नियत यही रखें कि इसका अजर जो है वो आपको अल्लाह ही दे सकता है। अच्छा अशरफ भाई, बहुत सारे लोगों के साथ इशू ये होता है कि उन्होंने नेकी कर तो दी, लेकिन अब वो नेकी जो है वो कहाँ पोस्ट करें, वो सोशल मीडिया पर लगाएं, वो नेकी, उस नेकी का क्या करें जब तक उस नेकी के बारे में 5-6 लोगों को पता ना चल जाए। वो नेकी जो है उनको वो समझ नहीं आती कि ये हमारी शायद नेकी नहीं हुई। ये क्या हमारे यहाँ का एक माहौल बन गया है। इनफैक्ट अगर आप सेलिब्रिटीज़, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी वाकई ऐसे हैं कि भाई आपने अगर किसी के साथ नेकी की है तो आप उसको अपना और अल्लाह का मामला रखें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी की मदद करके फिर बाद में उसका नाम लें ताकि वो हर जगह शर्मिंदा होता फिर है वो बंदा या बंदी जो भी है कि भाई फलां के साथ हमने नेकी कर दी, और फिर वो हर कोई जाके उससे पूछ रहा है अच्छा ऐसा हुआ है। ये चीज़ें जो होती है ना, मेरे ख्याल में आपकी नेकियों को भी खा जाती है, ज़ाया कर देती है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बड़ा अफसोस होता है, हाँ, कि जो देखा है मैंने, लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई हुई होती हैं। मतलब आप आटे का एक थैला अगर किसी को दे रहे तो आप उसके ऊपर भी जो है वो, ये मैं सेलिब्रिटीज़ की बात कर रही हूँ, उसके ऊपर भी आप तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और वो आप लोगों को बता रहे कि हमने ये कार्य खैर किया, ये नेकी की है। नेकी तो ऐसी नेकी होती है ना कि नेकी आपकी जो तरक्की होती है ना उसमें ही नज़र आ जाती है कि आपने वाकई आप तरक्की कर रहे हैं तो आपने कोई नेकी की होगी ना, आपने कोई अच्छा काम किया होगा। तो जाहिर सी बात है जब भी आप राइज़ कर रहे हैं, तभी आप तरक्कियाँ कर रहे हैं, तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। मगर अशरफ भाई, एटीट्यूड हमारे मुआशरे का ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर ये है कि जब तक, क्योंकि हमें उसको राज़ी करना है, जो सब कुछ का मालिक है। सही, देखें, हम उससे अगर डरेंगे तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो देख रहा है हर वक्त, हमें शहरक से भी करीब है। तो उसके लिए हमें करना, क्योंकि जब आप जाएंगे ना तो सवाल होगा, बिल्कुल सवाल होगा कि आप क्या करके आए। बिल्कुल, हाँ। तो क्योंकि आपके इर्द गिर्द लोग हैं, अगर आपने उनकी मदद नहीं की और अल्लाह ताला ने आपको दी हुई थी पावर कि आप करें, तो करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो ढोल ना नहीं बजाना चाहिए। मुझे, मतलब मैं बताऊं कि हमारे प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब भी बहुत सारी चीज़ें करता है, तो मैं जब भी जाता हूं तो हमें प्रेस क्लब में तकरीबन 2000 के करीब जो हैं मेंबर्स हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपके पास होगा कैटेगरी बना लें, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कमाते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से 50% हैं जो कि परेशान है, बिल्कुल, उनके बच्चे हैं, ये सब है, उनकी पढ़ाई का, इन सब का। तो मैंने कहा जहाँ तक हमारी रसाई हो सकती है, तो मैं अकेला तो इतने सारे को नहीं कर सकता, तो हम जो मैक्सिमम पे जा सकते हैं, तो एक हमारा कराची प्रेस क्लब है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है ना, सारे मिलके NGOs के साथ, फिर वो सारी सपोर्ट के लिए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे, मैं रमज़ान शुरू हो रहा है और लोगों से भी कहूँगा कि आप जाके ये जो आते हैं ना मांगने वाले, ये सब मैं बहुत, आप उनको नहीं दें, जो हक है, डिजर्विंग जो लोग हैं उनको दें, उनको दें। और उन फेक NGOs रमज़ान में आप देखें कितने आ जाएंगे, कितने, बहुत फेक NGOs की तो इतनी भरमार है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि आपने नेकी भी करनी हो ना, तो आजकल आप टेंशन में कि भाई पता नहीं हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पता नहीं सही बंदे को भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये भी एक वो जो है ना बहुत मसला बना हुआ है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे आगे पीछे लोग देखें ना, मतलब मांग नहीं सकते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी अना को मारते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो आंखें बताती हैं
कि कोई पैगाम दे रहा पैगाम, है। हाँ। तो इसी तरीके से हम देखें, जैसे NGOs की बात की, तो यहाँ पे रमज़ान में अब आपको बताऊं कि एक ज़कात उशर कमेटी है जो वो देती है, तो 2.5% ज़कात की कटौती होती है आपके आसार से। तो कम से कम जो सोना महंगा हो गया एक साल में, जी जी, तो इस वक्त तकरीबन 1,40,000 रुपये मैं लेता हूँ कि वो अगर आपकी ज़कात आपके पास एसेट पड़ा हुआ 1,40,000 उस पर 2.5% बनता है। अच्छा, रमज़ान के पहले दिन ही ये फर्स्ट रमज़ान को बैंक्स में अगर जो सेविंग अकाउंट होता है उससे कटौती होती है, करंट अकाउंट से नहीं होती। सही। तो अगर आपका 1,40,000 रुपये आपका कैश पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से लगता है 3,400 रुपये ज़कात की कटौती होती है। अब जैसे कि उसी के साथ अगर आपके घर में सोना है तो सोने की कीमत भी 3 लाख से ऊपर है। सही। तो क्योंकि एक साल में देखें तो तेज़ी से ऊपर आया, तो अब 3 लाख रुपए तोला है, अगर आपके पास 5 तोला है तो 15 लाख रुपए हो गए। सही। तो 15 लाख पे 2.5% के हिसाब से आपके ऊपर ज़कात की कटौती लगेगी। सही। ठीक है, तो वो जो है आप वो किसको देना है, क्योंकि वो आपको देना है। अब वो जो पैसे की कटौती है, जब आप ज़कात देंगे तो आपके एक बोझ होता है वो कम हो जाता है। सही। क्योंकि जिनका जो हक है ना उन तक पहुंचाना चाहिए। अब आप या तो एक को दे दो, या आप उसको डिवाइड कर दो। मगर अगर आप देखें ना एग्जाम्पल, अभी मैं गया था चीज़ें पूछने जी, तो मैंने कहा एक फैमिली के लिए कि क्या करना है, तो उसमें मैंने आटा देखा, चावल देखे, चीनी देखी, दालें देखी, ऑयल घी देखा। तो मतलब आप इस सिंपल सा, मैं ज़्यादा नहीं, 2 लीटर ऑयल 1100 रुपये का बन गया। अच्छा, 2 लीटर, सही, 2 लीटर ऑयल 550 कितना हो गया, 1100 रुपये से 2 लीटर। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ कि 5 लीटर 10 लीटर, 2 लीटर ऑयल 1100 रुपये का बन गया। मैं एक पैकेज बना रहा हूँ, आटा लेने गया 10 किलो तो आपका 900 रुपये का बन गया। सही। तो 1100 और 900 2000 रुपये हो गए। अभी दालें बाकी हैं, चीनी बाकी है, चाय की पत्ती बाकी, एक पैकेज बनाए तो ये नॉर्मल से नॉर्मल जो छोटे से छोटा, मैं ज़्यादा नहीं, मतलब एक सपोर्ट के लिए वो भी 7,000 रुपये का बन रहा है। 7,000 रुपये का बन रहा है, एक छोटा सा पैकेज, राशन का जो पूरा पैकेज। अब अगर आप किसी को सपोर्ट करें तो आप खुद देखें कि कॉस्टिंग कहाँ चली गई है ना। एक 2 लीटर ऑयल से क्या होगा आपको। सही बात है, हाँ, और वो तो रमजान में एक हफ्ते में ही उसने ऑयल ने तो खत्म हो जाना है। तो इस तरीके से अगर हम सपोर्ट करके फैमिली को कोई सपोर्ट कर दें या किसी एक फैमिली को सपोर्ट कर दें तो उसका जो है रमज़ान बहुत अच्छा चला जाएगा। और ख़ास तौर सिर्फ क्या मिलेगी, आपको दुआएं चाहिए, दुआएं मिलेंगी, नीडी है, और अल्लाह हम सब पे रहम करे। बिल्कुल, क्योंकि जो मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जहनी टेंशन इतनी है कि महंगाई ने जो परेशान किया हुआ हर किसी को। हाँ, सबको महंगाई ने परेशान अगर आप देखें किराए, लोगों से पूछें आप कि जो पहले 12,000 15,000 किराए में रहता था, तो आप किसी को बोलें तो कहीं घर मिल जाए कराची में 12,000 15,000। अब वो कैसे किराया दे रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे अपने सौदे ला रहा है, कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है। बिल्कुल। तो अगर आप मिनिमम भी करें, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो करें भी सारा हिसाब, तो आपका मिनिमम कम से कम भी 80,000 रुपये बनते हैं। हम पे क्या कर रहे हैं, अब वो उधार में फंसा हुआ है या कुछ बेच रहा है। सही। क्योंकि नॉर्मल फीस भी स्कूल की है, तो 3 बच्चे हैं आप लगाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उसका आना जाना खर्चा, फिर घर का खर्चा। तो ये है कि ये है महीना, इसमें आप बरकतों का महीना है, दुआओं का महीना है, दुआएं लें। दुआओं का महीना है, बरकतों का महीना है। लेकिन अशरफ भाई, अगर थोड़ा सा मैं शहर की सूरत हाल पे बात करती हूँ कि इस महीने में भी हमने तकरीबन सारे ही टॉपिक्स के ऊपर, आप यहाँ आते थे शोज़ के ऊपर, तो ज़रा हमने सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की कि जी रमज़ान में कचरा नहीं उठता शहर से, कि जी रमज़ान में ट्रैफिक जैम रहता है, रमज़ान में जो है वो चोरियाँ चकारियाँ डबल हो जाती हैं, मतलब हर चीज़ डबल, कीमतें डबल, चोरियाँ डबल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो डबल ख़राब हो जाती है। अब हमारे यहाँ जो इश्यूज़ हैं, जो शहर कायद के अभी जो करंट इश्यूज़ हैं, जिसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन भी कर चुके हैं, इसमें एक और भी अहम और बड़ा मसला है जो कि डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई हमने क्या मसला जो है वो आपके लिए सॉल्व करने का सोचा है, कि हम क्या मसला सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे साथ रहिए, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो सिटी 21 बनेगा आपकी आवाज़ इस रमज़ान में भी और थ्रू आउट एयर। अशरफ भाई, क्या मैसेज है सिटी 21 का आवाम के लिए कि अगर उनको कहीं गलियों में गटर के ढक्कन खुले हुए नज़र आएँ, कहीं उनको कोई स्ट्रीट क्राइम होता हुआ नज़र आए, कहीं उनको कोई मशकूक एक्टिविटी होती हुई नज़र आए, कहीं किसी किस्म का उनको झगड़ा या मदद चाहिए हो, तो क्या कर सकते हैं आवाम? देखिए सबा, हमने पहले भी कराची शहर के एक आवाज़ है सिटी 21, तो एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो पॉपअप होगा स्क्रीन पे। तो शहर में कहीं पे भी किसी भी इलाके में जहाँ पे गटर का ढक्कन नहीं है, तो वहाँ का जो है लोकेशन दे दें
या इलाके का नंबर दे दें, तो वो मतलब कहाँ पे है ये, तो ताकि हमारी टीम वहाँ पहुँच जाए, तो ताकि हम आला हुक्काम तक ये ख़बर हम नशर करके वहाँ तक पहुँचाएंगे। इस तरीके से अगर देखी जाए कि रमज़ान में बच्चे भी जाते हैं मस्जिद, अगर आप देखें कोई मिसिंग बच्चा है, और कोई मशकूक बंदा उसके पास क्योंकि तरावी के टाइम बहुत सन्नाटा होता है, तो उसकी भी मैसेज अगर आपको करना है, मैं व्हाट्सएप नंबर पॉपअप हो रहा है उस पर वो दें। इसके साथ साथ देखा जाए मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिविटी बढ़ रही होती है, जैसे आप कहीं हैं और आप देख रहे हैं कोई एक्टिविटी हो रहा है, किसी को कोई लूट रहा है या कोई आके चोरी कर रहा है, तो ये क्योंकि अगर आप देखें जो रमज़ान में जो एक्टिविटी ये वाली है चोरी चकारी की, वो भी बढ़ जाती है। ख़ास तौर से वो फोकस करते हैं कि फजर की नमाज के बाद बिल्कुल जो जगह सो जाते हैं, तो उसके बाद वो टाइमिंग होती है जो ये लोग एक्शन कर रहे होते हैं 9-10 बजे के टाइम, सुबह 8 बजे के टाइम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा ये है कि शाम के टाइम जैसे कि हम जाते हैं तो अब अफ्तारी के टाइम पूरा बिल्कुल उस वक्त बाहर बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, तो उस वक्त अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप उस पर पॉपअप होगा, उस नंबर पे आप जो भी इत्तला तो मतलब ये नहीं कि कोई भी अगर देखता है कि कोई क्राइम हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, कहीं पर आप देखते हैं कि गटर का ढक्कन नहीं है, कहीं नाइट क्रिकेट हो रही है और वहाँ किसी किस्म का कोई मिसहैप हो गया है, तो वो हमें City 21 के हमारा जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे, तो उसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा अशरफ भाई, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं इनकी कराची में बड़ी बहुतात है, आप भी जानते हैं। अब सहरी के टाइम पर और जो है वो क्योंकि ये वो टाइमिंग्स होते हैं जब सारे ही लोग जो है वो जा रहे होते हैं, नमाज़ों को जा रहे होते हैं, मस्जिदों को जा रहे होते हैं। एक तो ये कि जो शहर के जो गटर हैं, जो गटर उबल रहे होते हैं, गटर खुले हुए होते हैं, कचरा जो है वो जू का तू होता है, और ऊपर से ये आवारा कुत्ते लोगों को अपनी जो रोज़मर्रा की मामूलात ज़िंदगी में नमाज के लिए भी आना जाना जो है ना वो दुश्वार हो जाता है। उसके लिए भी लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या उसके लिए भी लोग अपनी शिकायत जो है वो City 21 के जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं इसके ऊपर दर्ज करा सकते हैं कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, यानी डोमेस्टिक इशूज़ के लिए भी। जैसे कि हम देखें हमारी सबसे बड़ी टीम है और कराची ब्यूरो में बताऊं जिसका मैं ब्यूरो चीफ हूँ यहाँ पे, तो हमारी माशाल्लाह 35 रिपोर्टर की टीम है और हम वो टीम जो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और जहाँ वो होगा हमारी टीम एट अ टाइम वहाँ पहुँचेगी, जैसी शिकायत करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि 7 ज़िला हैं, बहुत बड़ा कराची है, तो जहाँ पे किसी को भी कोई शिकायत हो तो हमारे उस व्हाट्सएप पे फ़ौरन से, और ख़ास तौर से एक लोकेशन, ताकि हम परफेक्ट लोकेशन पे पहुँचें अपने, क्योंकि मैसेज आएगा तो उनका नंबर भी आ जाएगा तो हम उनसे कांटेक्ट भी कर सकें। तो प्रॉपर ये है कि रमज़ान में हो या बाद में भी हो तो इस जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे वो शिकायत करें, ताकि हम जो मसला है उसको हाईलाइट करें। गटर का ढक्कन नहीं है तो हम जो काम है KMC इदारा है उस तक वहाँ पहुँचाएं, ताकि यहाँ गटर का ढक्कन लगे, कोई हादसा ना हो जाए। इस तरीके से देखा जाए कहीं पे सीवरेज लाइन ख़राब हो गई, गटर का पानी है, तो अब आप ये देखें ना, जैसे आपने बोला कि जो इलाके में कुत्ते की जो बहुतात है, बिल्कुल तो अब आप फजर में जा रहे होते हैं तो अब वो बच के जा रहे हैं, गटर का पानी भी है और कुत्ते भी हैं। अब अगर आप इधर उधर जाते हैं, अब गिर जाएं, खुदा ना खास्ता कोई इशू हो जाए पानी में पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे गटर है क्या है, तो उसके लिए खास तौर से। बाकी ये है कि जैसे बिल्कुल गुप अंधेरा होता है, जो स्ट्रीट क्रिमिनल जो है रात के टाइम या फजर के टाइम उन इलाकों को फोकस करते हैं जहाँ लाइटें नहीं है, सही, तो हमें बताएं ताकि हम वो भी पहुँचाएं KMC तक कि यहाँ पे है, ये की पॉइंट है, यहाँ पे वारदातें हो रही हैं, यहाँ लाइट लगाएं। तो ये हमारा भी काम है और ये हम आवाम की खिदमत करने के लिए हम हैं यहाँ पे, जो उनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। तो वो कोशिश करें ताकि एक रियल जो पिक्चर है वो दें, ताकि हम जो मुतलका हुकाम है वहाँ तक पहुँचाएँ। हमारे बल्दियात के भी रिपोर्टर हैं, हमारे KMC के भी रिपोर्टर हैं, हमारे जो आपके वाटर बोर्ड के रिपोर्टर हैं, सब अलग अलग हमारी टीमें जो है वो मुतलका इदारों तक पहुँचाएगी। जब हम खबर नशर करके उनको भेजेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है, और क्योंकि हम लोग भी सबसे कांटेक्ट में होते हैं, तो वहाँ पे वो एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। और ख़ास तौर से फिर से मैं कि जो गटर के ढक्कन वाला मामला है, अभी भी आपने देखा है कि मुसलसल मतलब वो, क्योंकि मेयर कराची ने तो बड़ा जो है ना वोकल होके इस पे बात की है कि जो ठीक है बताएं किधर गटर के ढक्कन नहीं है, तो क्या बता दिया सब लोगों ने उनको बताया कि कहाँ कहाँ नहीं है? जी क्या बोले, मतलब देखें ना, गुंजान आबादी वाला इलाका है। अब मैं बताऊँ आपको, नॉर्थ कराची है, शादमान है, फिर हम लांडी जाएं, मरीर जाएं, शाह फैसल जाएं, ठीक है, औरंगी, कोरंगी, फिर आप लियारी, कुमाड़ी, तो वहाँ पे आप जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे। और मैं इवन के नॉर्थ इस्लामाबाद जहाँ की मैं पैदाइश हूँ, नॉर्थ इस्लामाबाद जो है वहाँ पे पोश इलाका है जहाँ 600 गज, 1000 गज, 2000 गज के मकान है। वहाँ पे भी आप जाके देखेंगे ना, तो क्योंकि इस शहर में आपको सब कुछ मिलेगा, तो उसके लिए जो है वो नशेई जो हैं
गटर के ढक्कन ले जाते हैं, उसके अंदर असल में होता है सरिया जी, तो सीमेंट को तोड़ के तोड़ सरिया के निकाल सरिया के निकाल बेचते देते हैं। हैं, तो उनको कोई फिक्र नहीं है कि गटर का ढक्कन नहीं होगा, बच्चा जा रहा है या क्या गिर के उसका हादसे का शिकार हो जाए। हाँ। क्योंकि इदारे तो निकाल के नहीं तोड़ते ना, नहीं ये वो तोड़ते। हैं उनकी वजह से। अब ये जो बहुतात है इनकी नशेइयों की, इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, भिखारियों पे एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मेयर कराची पे इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि आप देखें अभी से आपको मतलब 15 दिन पहले से ही रमज़ान पे पूरे शहर में, वहाँ भी हम लोग गए थे तो मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तो सिर्फ सिग्नल पे डिफेंस तक गया था मैं जी, तो फेज़ 2 में वहाँ मीटिंग थी। मैं वहाँ से निकला हूँ ख़ियाबान इत्तेहाद के सिग्नल पे अपने ऑफिस आने के लिए। आप यकीन करें 12 फ़कीर खड़े हुए थे। मैंने वो वीडियो बनाई है, मैंने भेजी है। अब वो तो घूम रहे हैं, ऑर्डर भी है 15 दिन से, आप देख रहे हैं कि सीधा के सारे भिखारियों को पकड़ो भेजो। जी, जी, वो तो नहीं जाएंगे भाई, वो गाड़ी पे ठक 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 हाँ, ठक और तादाद में बढ़ते जाते हैं जी। ये तो हर जगह सिग्नल्स पे भी मिल जाएंगे। अच्छा, और कुछ नहीं होगा ना, तो आपने सहरी वगैरह कर ली, अपना रोज़ा जो है वो उसके लिए आपने प्रिपरेशन कर ली। अब आप 8, 9, 10 बजे के टाइम पे, सुबह के टाइम पर यूजुअली लोग सो रहे होते हैं, सहरी करके कुरान शरीफ पढ़ के 1-2 घंटे के लिए सो जाते हैं। उस टाइम पर आप देखें कि जो कभी नहीं हुआ वो होता है कि जी आपके घरों पे मांगने वाले एक्स्ट्रा, मतलब अजीबोगरीब मांगने वाले आ रहे होते हैं। वो 8-8, 9-9, 10-10 बजे भी घरों पे मांगने आ रहे होते हैं। आप सोचते कि रैंडम ये जो ठीक है, जो नॉर्मल मांगने वाले आते हैं ठीक है, उनके टाइमिंग्स आपको एडजस्ट हो जाता है, आपको पता होता है कौन किस टाइम आएगा जाएगा। बट ये कहाँ से आ जाते हैं, ये नए नए चेहरे, नए नए लोग, ये मुझे समझ में नहीं आता, ये कहाँ से आते हैं अशरफ भाई? नहीं, मैं हैरान ये भी होता हूँ कि वो लोग देखते भी नहीं। अगर आप जाएं गुलशन जाएं, पोश इलाका आप चले जाएं, आप अभी आप आ जाएं क्लिफ्टन डिफेंस में भी चले जाएं तो सिग्नल पे आपको नजर आना शुरू होगा, नजर आना शुरू हो जाते और हैं। पूरी एक टीम होती है। मतलब रोड जो आप जाके सिग्नल पे रुकेंगे, इस साइड जो फुटपाथें होती हैं उस पर पूरी टीमें होती हैं। वो शीशे के गिलास साफ करने वाला, फिर वो तो ये वारदातें भी करते हैं और ये पूरा आके पूरी रैकी भी कर रहे होते हैं। और इन लोगों का मतलब कि आप ये देखें ना कि प्रोफेशनल हैं ये। हाँ। मतलब आप कराची में तो आप माफियाज जो देखें तो ये भिखारियों का भी माफिया है, ये इलाके बिकते हैं और वहाँ पे उनको जो पूरा प्लानिंग होती है और उनको ये भी पता हो। एग्जाम्पल जैसे अगर आप टीम हम लोगों ने भेजी थी, मिराज साहब गए थे। हाँ। भाई वैसे गायब हुए, उसके पहले ही पहुँच गए, क्योंकि हमने पुलिस को बोला था कि भाई आप एक्शन करना है, यहाँ पे बहुत सारे भिखारी तारिक रोड पे गए थे। जी जी, पहले से पता है उनको। हाँ। वो फोन है उनके पास, क्योंकि वो पे करते हैं। हाँ। ठीक है, अब वो हमारे माशाल्लाह से जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें बहुत कम है ना, पता नहीं कितना खाना है, कितना पेट है, वो समझ में नहीं आता है। सही। तो अब इस शहर को जो साफ करना है या ठीक रखना है तो इन लोग मुतलका इदारों का भी काम है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार तमाम आपके इदारे, वो यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। आप ये देखें ना, आते हैं ना कहीं से, अब ये आते हैं, आके सब कुछ वो बंजारों की तरह गंदगी कर रहे हैं शहर में। गंदगी आप जाके देखें ना, आप इस शहर में बताएं ना, आपको कहीं नज़र आता है कि वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं जो शहर में होते हैं, यहाँ तो ख़त्म हो गया ना, ख़त्म हो गया। और वो जगह जगह तो वो कौन लोग हैं। और यहाँ आके जो बस रहे हैं, आप हाईवे की तरफ चले जाएं, आप यकीन करें परेशान हुए। हमने हेली उड़ा के, हमने हेली कैम्प से शूट किया था, तो मैंने कही कितने लोग हैं यार। मतलब आप यहाँ पे अलासिफ से आप टूवर्ड्स मेमार जा रही हैं ना, तो राइट साइड पे यानी हाईवे पे आते हुए जुग्गियाँ पहले आया कि भाई सैलाब ज़दगान है, अब तो आके बस गए हैं वो भाई। और आप वो जो जुग्गियों में रह रहे हैं, हाईवे की तरफ भी है, मेराज भाई बता रहे थे कि वो तो अब लीगल होने जा रहे हैं, जो हाईवे की तरफ है वो तो अब लीगल होने जा रहे हैं। वो तो अब इदारों को भी देखना होगा। वो जो लोग हैं वो किस तरीके से, जो सरकारी ज़मीन है उस पर आके बैठे हुए हैं। अब आपको मैं बताऊं कि उसमें आप जाएंगे जुग्गियों में, वैसे आप बैठे हो, बिजली भी चोरी कर रहे हैं, उनके बाद टीवी भी चल रहे हैं, सब कुछ है। ठीक है, इवन कि मैं जब वो जाके हम लोगों ने रिपोर्ट करने गए तो वहाँ देखा वॉशिंग मशीन भी कपड़े धो रही है वो। अच्छा। तो सही है। तो अब मेन ये कि पानी कहाँ से आ रहा है, बिजली कहाँ से आ रही है, वो खाना भी बना रहे हैं। और इवन के बहुत सारी, अब तो ये जो कराची में मुख्तलिफ जो ब्रिजेस हैं और ब्रिज के नीचे देखें वहाँ भी जुग्गियाँ लगी हैं। जैसे हमने बहुत दफ़ा रिपोर्ट की है कि आपके 3 हट्टी पे अमूमी तौर पर रमज़ान में भी हम पहले से बैठे हुए, 3 हट्टी में आपको एक गारंटी बोल रहा हूँ आग लगेगी। फिर वो बाहर बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे कि भाई हमें तो खुद लगाते हैं वो। अच्छा। जी, हर साल होता है, याद करें आप कितने 3 हट्टी पे ब्रिज जो है उसके नीचे सारे आ जाएंगे वो, और सारे ये मतलब एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। वो आके ऊपर रोड पे बैठ जाएंगे, फिर रोड ब्लॉक होगी, फिर लोग जाएंगे। हमारा फिर बड़ा दिल, कराची वाले को इतना बड़ा दिल है, घरों से जाके कपड़े ये सब के जल गया भाई। वो भाई ब्रिज पे उसके नीचे जाके, ये क्रिमिनल एक्टिविटी में ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये मनीषियात बेचते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल ये हैं,
गाड़ियों से बैटरी ये चोरी करते हैं, गाड़ियों की जो चीज़ें चोरी करते हैं, सही। इनको सब पता है चोरी करने के बाद कहाँ बेचना है, कहाँ बेचना और है, ये सही। पुलिस वालों को भी पता है कि ब्रिज के नीचे ये जो क्रिमिनल्स हैं ये यहाँ पे रहते हैं, हाँ। वो जाते हैं तो उनसे कायदे-आज़म पकड़ते हैं, आ जाते हैं। सही। अगर ये एक्शन करें तो आपको नज़र आएंगे ब्रिजेस के नीचे और इधर इधर जो बैठे हुए, नहीं आएंगे। तो पुलिस का क्या एक्शन होता है यूजुअली? आप तो मतलब करीब से इन चीज़ों को देखते रहे, क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है पुलिस की, क्या SOPs होती हैं रमज़ान में? रमज़ान में सिक्योरिटी चेक बढ़ जाता है, बाकी जो इलाके में आपने देखा है वो पतारे लग रहे होते जी, हैं, जी, जी, पकोड़े वगैरह, हाँ, आप हाँ, देखेंगे मोबाइल खड़ी भी होगी, सलूट मारेगा, वहाँ जाएगा भाई कि वो चीज़ें भी लेके जाएगा, हो जाएगा, करो आपको जो करना है, ट्रैफिक ब्लॉक करो, सब कुछ करो, तो उनका काम हो गया। अब वो हर थाने की 108 थाने जी पे मोबाइलें निकलती हैं, रमज़ान में उनका भी सिस्टम चलता है। मतलब ये हम लोग बैठे हुए थे, मैं बहुत कम बैठता हूँ चाय के होटल पे, तो दोस्त वगैरह कह रहे हैं कि भाई बैठा करो, ये करो, मैंने कहा नहीं भाई, बट डर लगता है भाई, स्ट्रीट क्रिमिनल देखें, उसका तो नहीं पता, हाँ। खुदा ना खासा कुछ हो जाए, वो फायर मार दे भाई, हाँ। मेरे बीवी बच्चे, मैंने घर पे पी लेते हैं। हाँ। तो वो लोग बैठते हैं, तो वो भी बता, मैं बैठा था हाँ। लास्ट वीक में, तो रात हो रही थी, तो केबिन, आपने देखो चाय के होटल पे केबिन भी होते हैं, वो सिगरेट वाला केबिन हो गया, दूसरा हो गया, सही। मोबाइल आती है, क्योंकि आपने उसके बाहर फुटपाथ पे कुर्सियां टेबल लगाई हुई हैं, बाइकें लगी हुई हैं, एक रॉ चल रही है रोड पे, वो आते हैं भाई, वो चलते फिरते उसके पास जाता है, पैसे लेता है, फिर केबिन वाले के पास जाता है, उससे 100 रुपये लेता है, उससे लेता है, ये सब लेके, तो ये पूरे कराची में हो रहा है, सिर्फ कोई एक इजला नहीं, और ये पुलिस वाले अगर बोल दें कि नहीं है तो हम वीडियो भी दिखा देंगे, वीडियो भी बनती है, हमारे पास भी है, हमने चलाई भी है। सही सही सही। तो ये है कि रमज़ान में मतलब कि कुछ थोड़ा सा खौफ कर लें, हाँ। और इस शहर की मतलब जो यहाँ पे हो रहा है सपोर्ट कर दें। हमने पहले भी पैगाम दिया है, तमाम मुतल्लिका इदारा मौजूद हैं जी। ठीक है, तो ये जो इस वक्त है, क्योंकि हम सोते हैं तो हमारे सिक्योरिटी के लिए कौन है, हमारी पुलिस है जी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जी, और सब हैं, तो उसके लिए ये ख़ास तौर से, क्योंकि रात के टाइम और ये अफ्तारी के टाइम देखें, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी के लगते जिगर, जब वो जा रहा होता है या उसको लूटते हैं, तो आप अगर सिक्योरिटी अगर पूरी प्लान करें रमज़ान में, आप बार बार बोली थी प्लान किया है पुलिस का, मेरा एक दरख्वास्त है IG सिंध साहब से कि रमज़ान में आप पिकेट लगवाएं, ख़ास तौर से रोज़े से पहले जो पिकेट होनी चाहिए, ताकि वो जो दंदनाते घूम रहे हैं ना, उनको खौफ हो कि हर इलाके में मोबाइल खड़ी हुई है। सही। आपको चाहिए, कराची का फिर बहुत बड़ा जेल है, उन मोबाइल का रोज़ा खुलवाना, ये सब मैं बोला, मुझे पता है कराची वाले उनको रोज़ा खुलवा देंगे, लेकिन हर इलाके में जो जो थाने हैं अपने उस इलाके में गश्त करें ताकि ये वारदातें नहीं हो। साथ में हम देखें जो फजर की नमाज के टाइम में, क्योंकि पुलिस की नफरी 24 आवर्स उनकी ड्यूटियाँ लग रही होती हैं, उस वक्त भी वो इलाके में हों, गश्त पे हों, ताकि वो नजर आए। और बाकी मैंने बहुत दफ़ा सुना एलीट फोर्स आ रही है, मोबाइल बाइकों की एलीट फोर्स है, कौन सी ब्लैक फोर्स है, वाइट फोर्स है, ईगल फोर्स है, उनको मुतहरिक करें और इनको रमज़ान जो भी फोर्स है, जो भी काम करना चाहती है वो आ जाए, और कम से कम जो है वो सिक्योरिटी के मामला जो है वो कराची में संभाले। चलिए, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद थे। और क्योंकि अब रमज़ान बिल्कुल आ गए हैं, और रमज़ान का तो अब इस तरह से है कि रमज़ान में सिक्योरिटी के मामला देखना ऑब्वियसली पुलिस का काम है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। एटलीस्ट मैंने तो अपने प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट की थी मुतालिका हुकाम से कि भाई आप एटलीस्ट कराची का कचरा साफ़ करवा दें, एटलीस्ट आप सिक्योरिटी के मामला बेहतर कर दें। कुछ नहीं कर सकते तो इस महीने में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दे दें, लोगों के बिजली के बिलों में कमी कर दें, पानी के जो मसले हैं वो सॉल्व कर दें, ताकि ये महीना तो कराची वाले सुकून से गुजार सकें, क्योंकि ये वही कराची हाइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करके आपको देते हैं, और पूरे मुल्क में जो है इसकी पार्टिसिपेशन होती है। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बातें करेंगे आपसे कि भाई रमज़ान में जो है वो आपने शॉपिंग भी करनी होती है, और टेलर जो होते हैं उनके कितने नखरे होते हैं, और जो बेल वाले होते हैं वो कितना ज़्यादा जो है वो परेशान कर रहे होते हैं, मार्केट में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, झगड़े होते हैं, और ख़वातीन जो हैं वो परेशान हो रही होती हैं, और कुछ लोग नई कलेक्शन के इंतज़ार में ईद के एंड तक चले जाते हैं, लेकिन नई कलेक्शन उनको नहीं मिल पाती। तो ऐसी सारी बातें हम करेंगे इस ब्रेक के बाद, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो जनाब, आज हम बात करेंगे ऐसी पर्सनैलिटीज़ पर जो रमज़ान में जो है ना सबसे ज़्यादा अहम हो जाती हैं, यानी इम्पॉर्टेंट शख्सियात। इनमें दुपट्टा रंगने वाले, टेलर, और ख़ास तौर से ये जो लाइनिंग और बेल वाले हजरात होते हैं ना, इनके जो नखरे होते हैं ये होते हैं 7वें आसमान पे। ठीक है, बेल तो आप रेड एंडेड वहीं पे ही लेते हैं और फिर अपनी चॉइस से लेते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कितनी मुश्किलात होती हैं। जो बेल वाले भाई होते हैं
वो आपको कितनी जो है वो नखरे दिखाते हैं, पता है कि बेल कॉर्नर वाले रैक पर रखी हुई है, लेकिन वो आपको कहेंगे बस ये अवेलेबल है, बस ठीक है देख लें। उनको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि उनको उनके मुताबिक उनकी इतनी सेल हो चुकी होती है, उनके मुताबिक वो इतना काम कर चुके होते कि ठीक है अगर आपने लेना है तो आप 1 घंटा दुकान पे वेट करें, पहले वो उन सारे कस्टमर्स को निपटाएंगे जिनका कोई ख़ास काम नहीं है, जिनको 1-2 बटन या 1-2 ऐसी चीज़ें लेनी है। लेकिन वो आपको जो है, अगर आपने कोई दूर वाला काम उनको कह दिया कि भाई वो कोने पे जो बेल रखी है वो निकाल के दिखा दो, उसके बजाय वो कहेंगे जो सामने रखी है ना बाजी ये बहुत अच्छी मैच कर रही है, आप यही ले लें, क्योंकि कौन जाए इतनी दूर, फिर काम करो लेके आओ, कोई ना ले तो प्रॉब्लम। ये दूसरा टेलरों के साथ ये मसला होता है, टेलर्स के साथ ये मसला होता है कि वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं रमज़ान से कोई 10-12 दिन पहले से ही, कि जैसे आपने पता नहीं कोई उनका कर्जा वापस करना है। आप किसी डिज़ाइनर के पास चले जाएं तो आपको कहता है आप पहले आना चाहिए था, अच्छा ओके, अच्छा अब कोई गुंजाइश है, कोई जगह निकाल लें। आप किसी टेलर के पास चले जाएं, शॉप में वो आप जाएंगे और वो पहले आपको देखेगा जी अस्सलाम वालेकुम जी, अरे भाई क्या मतलब है कपड़े सिलवाने आए, नहीं भाई मेरे पास कोई जगह नहीं है, ये नहीं है, आप जाएं देख लें, इतनी कोई बदतमीज़ी। और अगर कपड़े रख भी लें वो आपके तो एहसान देखेंगे, ठीक है हो जाएगा चांद रात तक, अब आप पागलों की तरह चक्कर लगा रहे आ रहे जा रहे। मगर भाई टेलर भाई जो होते हैं ना वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते, और फिर उनका दिल चाह रहा है अगर आपने कोई डिज़ाइन का है तो वो कुछ भी डिज़ाइन सी देंगे आपको, वो कहेंगे भाई जल्दी में यही हुआ मुझे याद नहीं रहा, आप जल्दी लेके आते। तो इस बार बात करने के लिए, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने नूरुद्दीन भाई को बुलाया है, जिनकी बेलों की दुकान है। उनके साथ उनके जो है वो शॉपकीपर भी हैं, मेंबर भी हैं उनकी दुकान पे, उनके साथ होते हैं इसरार भाई, और हमारे साथ है हुमैरा जब्बार, जो कि दिखने में तो बड़ी सॉफ्ट सी बड़ी अच्छी सी डिज़ाइनर लग रही हैं, लेकिन पता नहीं बात करके पता चलेगा कि ये भी वैसी हैं या नहीं है। तो मेरा आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने दिन पहले आप जो है वो कपड़े लेना शुरू कर देती हैं, लोगों के कपड़े डिज़ाइन करना शुरू कर देती हैं। अब कुछ लोग आपको एज टेलर कपड़े दे रहे होते हैं, कुछ लोग आपको एज डिज़ाइनर कपड़े दे रहे होते हैं, लेकिन जब ईद का और रमज़ान का मौका आता है तो डिज़ाइनर और टेलर सेम ही हो जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अच्छा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हाँ। आपने कहा है कि रमज़ान के मौके पर डिज़ाइनर और टेलर एक ही हो जाते हैं, तो ऐसा तब होता है कि जब आपका शेड्यूल जो है वो नहीं होना। तो वैसे ये है कि इस टाइम पर हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो ये होता है कि हम रजब से ही स्टार्ट कर लें। अच्छा, जो हमारी बुकिंग्स होती हैं वो रजब से ही स्टार्ट होती हैं। सही। और लास्ट हमारा जो अशरा होता है रमज़ान का, हम वहाँ स्टॉप कर देते हैं, सिर्फ हम डिस्पैच करते हैं ऑर्डर, बाकी हमारा एंड हो जाता है फर्स्ट अशरे पर ही हम बुकिंग बंद कर देते हैं, उसके बाद हम लेते ही नहीं है। सही। क्योंकि मसला वही आ जाता है कि एक तो पहले हमारे यहाँ मसला ये है, ख़वातीन जो है ना सो रही होती हैं, उन्हें इंतज़ार ये होता है कि अभी कोई न्यू डिज़ाइन आएगा, कुछ नई जो है न्यू डिज़ाइन में ईद आ जाती है लेकिन नया डिज़ाइन नहीं आ रहा होता। जी। तो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ आती है कि ख़वातीन लेट करती हैं। चले आपकी बात मुझे समझ में आ गई कि ख़वातीन लेट करती हैं। आप लोगों की SOP है कि सर्टन डेज़ के ऊपर आप लोग अपना जो सिलाई है, जो ऑर्डर्स है वो बंद कर देते हैं। गुस्सा किस बात पर है लोगों को कि अगर कोई आ गया है तो आप लोग उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं कि उसने कोई जुर्म कर दिया, मतलब। और अगर आपने किसी के रहम खा के किसी के बेचारे के कपड़े सीने के लिए हाँ कर दिए तो उसको इतना ख्वार करवाएंगे, क्यों करवाते इतना ख्वार, मतलब उसको चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे ज़िंदगी में। वो उसने अपनी मार्कशीट लेने के लिए इतने चक्कर नहीं लगाए होंगे जितना वो ये पूछने के लिए जाएगा मेरा ट्राउज़र सिल गया, मेरा दुपट्टा हो गया, अच्छा मेरी शर्ट हो गई, मुझे मिल जाएगा ना। मतलब यकीन करें क्या फीलिंग्स होती है उस टाइम पर आपकी रमज़ान में, जब आप लोग सेलिब्रिटी बने हुए होते हैं और रमज़ान में मतलब इतने लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं और सब कह रहे होते हैं प्लीज़ प्लीज़। क्या उस वक्त सच्ची फीलिंग्स बतानी है आपने? अच्छा, सच्ची फीलिंग्स तो यही है कि मज़ा आ रहा होता है ना। ओह माय गॉड, मज़ा तो देखिए वो उस वक्त आ रहा होता है कि जब आप प्रॉपर काम कर रहे होते हैं और आपके सारे क्लाइंट आपसे खुश होते हैं। अगर जैसे आपने कहा कि अभी किसी का कोई काम नहीं हुआ तो वो टेंशन होती है कि इसका काम नहीं हुआ, ये क्लाइंट खराब हो गया तो नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं। हाँ सही। तो ये सारी पूरी एक जो है वो सेटिंग चल रही होती है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो परेशानी नहीं होती। अच्छा, गुस्सा कहाँ पर आता है? आपने कहा कि सबसे ज्यादा गुस्सा कहाँ आता है? हाँ, सबसे ज्यादा गुस्सा वहाँ आता है कि जब लेडीज जो है वो ड्रेसेस लाती हैं। अच्छा, लाते ही वो हमें देंगी कि ये डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ब्रांड ओरिजिनल का डिज़ाइन जो होता है उसमें एक्सेसरीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। मेन पॉइंट पहले आप देखिए, फिर मैं आगे की बात करती हूँ। फिर जब आप रेप्लिका ले आते हैं मार्केट से, सही कुछ कम प्राइस में, आप सोचते हैं कि नहीं ये फला जो है एक्टर ने पहना था मैं भी यही वेयर करूँ इस ईद पर,
तो होता ये है कि वो डिज़ाइन फिर वो उस तरह का बन नहीं पाता। उसके लिए फिर हमें ये होता है कि हम उन्हें एडवाइस देते हैं कि भाई आप लेसेस का जो है वो यूज़ करें हाँ, तो इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा। तो जब वो हम उन्हें चीज़ें बताते हैं ना कि आपने ये लेस लेनी है, ये इस तरह का लाना है, ऐसा कुछ लाना है, अच्छा कभी तो वो खुद परचेज कर लेते हैं, ला कर देते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं आप खुद ही कर लीजिए। सही। अच्छा जब हम खुद करते हैं ना तो फिर बजट पर भी प्रॉब्लम आती है। मतलब इशू ये है कि उनका कहना ये है कि अगर एक ड्रेस करीना कपूर ने पहना हुआ है या माया अली ने पहना हुआ है या हानिया ने पहना हुआ है तो वो डेफिनेटली अगर उसकी रेप्लिका ला के दे रही हैं तो उसमें वो तमाम तर जो स्टफ है वो मिलता जुलता तो हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। तो भाई जो अच्छा लगता है वो पहने। मतलब ये जितने भी एक्ट्रेस होते हैं, ये जितने भी सारे लोग होते हैं, ये जितने भी शूट्स करते हैं, ये इसलिए नहीं करते कि आप वो सेम ड्रेसेस बना लें। भाई अगर कोई बना सकता है तो बना ले, लेकिन फिर अपना जेब और खर्चा भी साथ रखे। लेकिन उसका मकसद आपको आइडिया देना होता है कि इस तरह से भी डिज़ाइनिंग हो सकती है, इस तरह से भी जो है वो कपड़े पहने जा सकते हैं। अच्छा जी, नूरुद्दीन भाई हमारे साथ हैं। नूरुद्दीन भाई ज़रा ये बताएं कि ये, बल्कि नूरुद्दीन भाई जो कलेक्शन लेकर आए हैं बेलों की, ये भी हम दिखाएंगे अभी। नूरुद्दीन भाई ये बताएं कि कितने दिन पहले जो है आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी क्लाइंट्स के ऊपर, बस ये जो सामने चीज़ें रखी हुई हैं दिखा देंगे? नहीं, हमारा तो ये चल रहा होता है, हमारा तो ये चल रहा होता है मेनली कि चांद रात तक 4 बजे तक आ रहे होते हैं कस्टमर। अच्छा, तो ये कौन से बेल वाले होते हैं जो मेरी अम्मी को बेल देकर ये कहते हैं कि बाजी ये तो बिल्कुल मैच हो रही है और आप बेफिक्र होकर उसको घर पे ले जाएं, यही मैच हो रही है, और जब उन्होंने पहना होता है तो सब कहते हैं बाजी ये आपने कौन सी बेल लगाई हुई है? ये आप लोग क्यों करते हैं खवातीन के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता वो कलर्स में बहुत सी मरतबा ये है कि आपको सेम नहीं मिल रहा होता। हाँ। इसके ऊपर फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैचिंग करना होता है ना, हाँ, कि उसको मैच कर जाए और सूट भी उनका तैयार हो जाए। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ तो देना है, कुछ ना कुछ तो देना है। जरा नूरुद्दीन भाई जरा दिखाएं आपकी जो कलेक्शन आप लेकर आए बेलों की, जरा कैमरामैन फोकस करे तो कैमरामैन दिखाएं कि भाई जो बेलों की कलेक्शन है वो कैसी कलेक्शन है। ये कैमरे पे दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए जी। ये सामने आपका कैमरा, आप इस पे जरा दिखाएं एक एक करके बंच दिखाएं कि क्या क्या है। ये जो है सितारे वाली लेस चल रही है आजकल जीपीओ में। जी। इसी तरह ये हमारी मिल्की चल रही है, मिल्की जीपीओ। इसी तरह ये फॉल्स चल रहे हैं। अच्छा। पाइपिंग है जी। और इसके अलावा ये बारीक दुपट्टे वगैरह की लेस। ये थोड़ा फोकस करें, थोड़ी देर रखकर कैमरा इसके ऊपर दिखाएं कि ये क्या क्या है। मतलब बारीक दुपट्टे की लेसें चल रही हैं। इसी तरह ये हमारे गले चल रहे हैं। ये थोड़ी देर आप उसको होल्ड किए रहे ना ताकि वो दिखा सके कैमरामैन ना। ओके जी जी। तो ये बताते भी जाए ना आप साथ साथ। ये देखें, ये जो है एम्ब्रॉयडरी वाली चल रही है आजकल जी। इसमें बड़ी अच्छी वैरायटीज आ रही हैं जी जी। इसके अलावा ये आपको बताया ये फॉल्स चल रहे हैं। अच्छा, इन कौन सी है ये बताएं? ये सारे अभी इस वक्त जो चल रही हैं वो आइटम्स आपको दिखा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अब सीज़न वैसे ही चेंज हो रहा है। अच्छा, ये तो अभी नूरुद्दीन भाई बैठ जाएंगे। ये तो आपने अभी जो मुझे बताया ना, ये सारा आपने वो बताया जैसे आप बिल्कुल दुकान पे ट्रीट करते हैं ना लोगों को कि इन क्या है भैया, इन है। और जो अच्छी जो कलेक्शन होगी वो कहीं कोने में किसी रैक पर होगी, लेकिन क्योंकि वो कुछ खास क्लाइंट्स के लिए होगी या वो रखी हुई होगी कि अभी थोड़े अरसे बाद पहले ये वाला माल निकल जाए फिर वो वाला माल निकालेंगे। ये इन तो नहीं है इतनी, लेकिन इसमें से जो वाकई मेहनत करके यही मेहनत करके ढूंढे आपके कौन सी वाली जो है सबसे ज्यादा इन है और कौन सी वाली सबसे ज्यादा पहले दिखाई ना, जो सबसे पहले जो सीक्वेंस वाली। अच्छा, ये मेरा दुपट्टा है, इसके लिए इसमें से कोई लेस ढूंढे आप, कौन सी लेस आप लगाएंगे इसमें? ये देखें, ये देखें, आ जाए भाई, ये मेरा दुपट्टा है। इसरार भाई जरा आप आएं और जरा इस दुपट्टे की लेस ढूंढ के दिखाएं आप। चले हाथ के हाथ नाजरीन आप जरा देखें दुपट्टे की लेस हाथ के हाथ। ये देखें बिल्कुल मैच है। और ये मैच हो रही है जी, बिल्कुल मैच हो ये रही है। अच्छा, ये डिजाइनर भी यहाँ पे बैठी नहीं, जरा गोल्डन जरा प्लीज आप देखेंगे एक मैच हो रही है ये आपका दुपट्टा। देखें अगर इसके साथ में आप पिंक या पीच ऐड करेंगी तो अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगेगी। ये देखा ना इसरार भाई, देखें आप देखें, क्योंकि शॉपकीपर सिर्फ वो मेन कलर देख रहा है कि आपका ड्रेस का कलर क्या है। जो कंट्रास्ट होता है वो भी उसके ऊपर अच्छा, आप इसके ऊपर जैसे डिजाइनर कह रही हैं पिंक वाली, वो लगा के देखें जरा लेस पिंक और ये दोनों आप बॉर्डर देंगे। हाँ, दोनों साथ लगा के दोनों बॉर्डर देंगे तो अच्छी लगेगी। और जो मल्टी वाली बताइए वो भी अच्छी है। ये है लाइट पिंक। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो है वो वाली लगा के देखें भाई। ये देखें, हम आपको मैचिंग भी करना सिखा रहे हैं कि ईद पे जब आप जो शॉप पे जाएं तो आप एक्सपर्ट हो, आपको पता हो कि भाई आपने क्या लेना है क्या नहीं लेना। प्यारी लगेगी आपको, ये देखें। अच्छा भाई, कौन सी वाली प्यारी लगेगी? ये जरा आप भी देख रही हैं। देखें आप, ये दोनों
एक साथ मर्ज करेंगे तो बॉर्डर ज़्यादा अच्छा बनेगा। दोनों एक साथ मर्ज करें। दो एक साथ करेंगे तो वो काफी बड़ा भी हो जाएगा और हेवी हो जाएगा। हाँ। ये देखिए ईद बहुत पे प्यारी हैवी ही मेरा चाहिए खर्चा होगा। बढ़ा रही हैं आप। नहीं, वो खर्चा बढ़ जाएगा। हम तो इसी हिसाब से देते हैं कि खर्चा भी बचे और चीज भी अच्छी लगे। लेकिन check ये करें। मुझे ना पिंक अच्छी लग रही है ना मुझे इस पर ये अच्छी लग रही है। इसमें ये है ट्रस्ट ना कि मी। यहाँ पे जो मौजूद है अब आप लोग अगर ये मैं शॉप पे होती ना तो यकीन करें मैं कुछ ना कुछ फैसला कर लेती, मरता क्या ना करता, हम यही करते कि जो यही बेल अवेलेबल लेके है जाते। उसमें से यही फिलहाल जो यहाँ पे जो अवेलेबल होता है available वो ये प्रॉब्लम है इन लोगों का, पता है आपको। दोनों बेलें बताई और दोनों मिसमैच और दोनों नहीं अच्छी आप लग रही। पहले बता और देती तो इसरार भाई जो है वो फोर्स कर रहे हैं कि ये बहुत प्यारी लगेगी और दोनों ही बेलें जो हैं वो मैच नहीं कर रही। नहीं, ये तो अच्छी भाई लग रही है। ये हमने आपको लाइव एग्जाम्पल अपने शो में इसरार भाई से बेलों की मैचिंग करवा के दिखाई कि भाई ये होता है लोगों के साथ और ये प्रॉब्लम होती है। हुमैरा आप तो जो है वो खर्चा बढ़ाई जा रही है, मतलब ये वाली बेल भी लगा लें। और मेरे हिसाब से तो दोनों नहीं मैच कर रही, लेकिन हुमैरा ने फिर भी कहा कि नहीं वो जो मल्टी शेड वाली है वो लगा लें। तो इसरार भाई भी देखिए फिर उसके वजह ये है बाद ना उस पर कि आ गए। यहाँ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं कि सही। फैब्रिक पर क्या चीज़ सूट कर रही है। क्या चीज सूट कर रही है। अब जब ऑप्शन नहीं होंगे तो हम जो होगा उसी में से ही कह देंगे कि भाई आप यही यूज़ कर लें, तो शॉपकीपर भी यही कर देंगे भाई यही है हमारे, मतलब कोशिश हाँ। यही होती है कि यही है, यही ले लीजिए। डिजाइनर और बेल वाले दोनों बैठे हुए, मैंने तो कुछ नहीं कहा। डिजाइनर बोल रही है और तो बेल उनकी वाले बात बोल को रहे हैं। सराहते हुए भाई, मैंने यही कहा ना कि यहाँ पे फिलहाल point हमारे है। पास यही है ना। यहाँ पर तो भाई स्टॉक इनके में। पास फिलहाल यही है। चले जी, अब इसके बाद जो है वो हम बढ़ते हैं। ये जो कुर्तियाँ रखी हुई है हुमैरा, जरा ये कुर्तियाँ दिखाएं आप, ये कलेक्शन दिखाएं आप जरा। इसरार भाई थोड़ा हेल्प करें, आप आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, मिलजुल के चलें। डिजाइनर और बेल वाले मिलजुल के चलेंगे जी, तो ये आप देख लोगों का लीजिए। काम आसान हो जाएगा। आप लोगों का काम आसान होगा तो आवाम की जिंदगी आसान होगी। बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे। चलो, जरा thank हुमैरा you। ये दिखाएं आप। अच्छा क्या-क्या ये चीज़ें जो है हमारा लेकर देखिए आएंगे? ड्रेसेस तो काफ़ी हैं वहाँ पर स्टिच। हैंग हमने इसलिए नहीं किए हैं कि हमें ज़्यादा बात करनी है जो प्रॉब्लम्स आती हैं इस टाइम, जो problems टेलर आती को है। एक प्रॉब्लम कोई आती कुर्ती है। उठा दें इसरार भाई इनको, ये येलो वाली, येलो वाला, येलो ये वाला दे हाँ, दीजिए। येलो वाला दे दीजिए। ये जरा हुमैरा आप इसको जरा खोल अच्छा के दिखा ये दें। जो है हमारा 2 पीस ड्रेस है ठीक है, और लॉन स्टफ में है। ठीक है, चाइनीज कॉलर के साथ हमने इसको बनवाया है। ओके। ठीक है, सिंपल लेस है, हाँ, आप डेली रूटीन में इजीली यूज कर सकते हैं यूज कर इसको। सकते। प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? अच्छा प्रॉब्लम क्या आती है, जैसा आपने अभी लेसेस का कहा तो हमें मैचिंग देखनी पड़ती है। जैसे हमने इसमें ब्लू शेड की जो है वो लेस दी थी, सही। सेम कलर या कोई और कलर हम देते तो इस हाँ। पर बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लगता, मतलब येलो मर्ज हो जाता उसके अंदर, अच्छा येलो नहीं मर्ज हो लगता। जाता, ग्रीन भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ एक सही। ब्लू कलर था जो इस पर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग तो रहा है। ये टेक्निक है, जैसे आपने अभी कहा ना कि हमें किस तरह से सेलेक्ट करनी है Select लेसेस करनी है, वगैरह, हाँ। तो ये आपको खुद पता होना चाहिए ना कि आप जो है वो शॉपकीपर पर डाल देंगे या टेलर हाँ, पर डाल टेलर देंगे पर उन्होंने ऐसा बना दिया। सही। तो ये भी अच्छा। चीज़ आपको देखनी चाहिए। लेकिन अगर आखिर तो- वक्त में आएंगे तो फिर क्या करेंगे? देखिए ये वो होगा ना फिर बात वही जो आ मिल जाती रहा है ना होगा कि उस पे जो जाएंगे। अवेलेबल होगा फिर उसमें से नहीं ही तो आपको कुछ मैचिंग करना बेसिकली होगा। कैसे करें ना, कपड़े को देख के मैच आप करें। फैब्रिक लेकर अच्छा पहले जाइए। बेल लेनी चाहिए या पहले पहले कपड़ा? आप ड्रेस लीजिए फिर आप जो है लेस लीजिए। बाजू का खवातीन करती क्या है कि बहुत बेलें ले लेती फैंसी हैं। लेसेस जो हाँ। होती हैं वो ले लेती हैं, फिर उसके बाद कपड़ा ढूंढ रही होती है मैच क्या होगा, मैच क्या होगा। फिर वो जब बनकर निकल की चीज आ रही होती है ना, हाँ। वो कुछ अजीब सा ही मिक्स होता है जो होता कि है, अच्छा हाँ। नहीं लगता। नहीं लगता। अब जैसे हमारा ये है ये ड्रेस हम ये बनवाते हैं मतलब सेल परचेज के लिए, तो हमारे इजीली सेल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं, ये बेलों के प्राइस जो हैं जरा, ये वाली बेल जो है ये क्या है? ये नूरुद्दीन भाई ये क्या है? ये बैग के हैंडल्स हैं। आज जिस तरह ईद के सीज़न के हिसाब से हमें कहा गया था कि भाई रमज़ान के सीज़न है तो ईद के लिए बहुत से लोग जो है क्रोशिया करके बैग्स बना रहे होते हैं। ये इसके बैग के बेसिस भी हैं और डेकोरेशन ओके, आइटम्स हैं। ये वो एक्सेसरीज है कि ये जो बैग्स बनते हैं ये उसके हैंडल्स हैं। जी देखिए ज़रा, मैं इतनी देर से ये सोची जा रही हूँ कि ये जो डी है ये किस काम के लिए ये डी है, और अभी मुझे पता चला एक्चुअल में ये डी नहीं है, ये हैंडल है। तो अगर मुझे अब ये अब समझ कपड़ों के आ साथ ही फिर गई मैचिंग है चल रही होती है जो अच्छा, बैग। आप कि इट्स इसका- नॉट डी, इट्स हैंडल। तो हम भी चलते हैं ट्विटर हैंडल की तरफ, नहीं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मजीद ये पूछेंगे कि इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। चलिए जनाब, बात हो रही है ईद की तैयारियों की और साथ साथ बात हो रही है टेलर जो आपको इरिटेट करते हैं, बेल वाले जो आपको गलत गाइड करते हैं, और ये जो दुपट्टा रंगने वाले होते हैं आपको परेशान करते हैं। लेकिन हमारे साथ नूरुद्दीन भाई मौजूद हैं और हम आज इनसे लाइव मैचिंग भी करवा रहे हैं और बता भी रहे हैं आपको कि भाई कैसे आपने जो है वो मैचिंग करनी है अपनी बेलों की। अच्छा प्राइस मुझे बताएं नूरुद्दीन भाई कि क्या प्राइस है? ये जो ये लगा हुआ है
इसरार भाई ये बताएंगे क्या है? प्राइसेस मेनली। ये वाला हाँ ये बटन है? ये नहीं, टसल्स हैं ये दुपट्टों के। अच्छा टसल्स हैं, जरा भाई निकाल के दिखाएं जी, इसरार भाई, ये और डोरी उधर ही जहाँ आप हैं ना नीचे उधर करिए। आराम से खड़े होके वहीं रख लें उसको, वो कैमरा ये चेक फोकस करें। करेगा आपको। ये जी। डोरियां हैं जी जी ये देखिए जी, ये और ये डोरियां आ टसल्स गई हैं। दुपट्टों के। ओके जी, चेक करें। ये दुपट्टों की डोरियां आ गई हैं और ये जो है वो इसकी प्राइस बिल्कुल रीजनेबल है। हाँ। आप ये देख सकते हैं, ये 300 रुपीज़ की है सही। जी, और ये 300-400 रुपीज़ के बीच में होते हैं। ओके, और ये वाली जो रखी हुई है, जो ये येलो वाला बंडल रखा हुआ है, ये क्या ये प्राइस है मिल्की इसके? लेस है। कौन सी लेस है? मिल्की लेस, कॉटन लेस। मिल्की लेस। मिल्की यानी इसमें चमक नहीं है। अच्छा चमक कॉटन, नहीं है, कॉटन मैट लेस। यानी मैट। मैट। बहुत प्यारी ओके। लेस है। ये 50 रुपीज़ की यार्ड है। दुपट्टे की लेंगी तो आपको 400 रुपीज़ की अच्छा पड़ेगी। इसको ज़रा दिखाएं अभी ज़रा सा, ये देखें भाई, ये होती है मिल्की लेस, इसके अंदर कोई चमक नहीं है। ये बहुत प्यारी एम्बोज लेस है। प्रिंट या प्लेन ड्रेसेस या फिर जो वो वाले कपड़े वाले होते हैं ना, जो प्रिंटेड ड्रेसेस हैं, जी। उसके ऊपर भी चलती है, और ये तकरीबन हर कलर में आपके पास जी। अवेलेबल होगी। लेकिन इसमें सही। और इसमें जो है ना ये फ़र्क है, इसमें थोड़ी चमक आ रही है। ये जीपीओ लेस कहलाती ये है। कौन सी लेस है भाई, ज़रा इसके ऊपर GPO फोकस लेस। करते हैं। जीपीओ लेस। जी, ओके, ये है जीपीओ लेस। तो भाई सजावट और बनावट की, बैठ जाएं सर भाई, अब जी। सजावट और बनावट की हम बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो इसको सजाते हैं, ड्रेसेस को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ड्रेसेस को। वहीं पर ईद के बाद अब शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि आपने शादियों वाला घर कैसे सजाना है। तो आप भी क्या याद रखेंगे कि भाई हमने आपको आज सारी मैचिंग करवा दी, सब बता दिया कि कैसे आपने जो खरीदा। ये जीपीओ लेस जो है, इसको क्यों कहते हैं जीपीओ? ये कैसा नाम है वैसे जीपीओ? हम क्या तो बचपन से सुनते आ हिस्ट्री रहे और हैं बैकग्राउंड क्या है इसका जीपीओ? ये शटल लेस भी कहलाती है। जी, डिजाइनर हमारी मौजूद हैं, ये देंगी इस सवाल का जवाब। जी हुमैरा। जीपीओ लेस जो होती है वो जापानी लेस जिसको कहते हैं, और जो इन्होंने मिल्की लेस बताई है ये एज अ बैंड में जो लेसेस यूज होती हैं, ब्रांडेड ड्रेसेस जो होते हैं, जैसे गुलाम, मतलब बाकी ब्रांड्स जी हैं। जी जी, इट्स ओके चलें ठीक है। उसमें जो है वो ये लेस यूज होती है। आप देखें इस लेस में जो है ना थिकनेस होती है और बहुत खूबसूरत होती है। इसकी जो टेक्सचर होता है, यानी जो बनावट होती है, वो ऐसी होती है कि वो जीपीओ को मतलब नहीं, मैं अगर देखूं तो जीपीओ हम सिर्फ उस वक्त देख सकते हैं कि जब हम नॉर्मली जो है वो ड्रेसेस बना रहे हो डेली रूटीन के, तो वो हमें सस्ती रहती है। मिल्की लेस जो होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरा है। जरा हुमैरा को हाथ में उठा के दीजिएगा जीपीओ लेस, जीपीओ ये ब्राउन वाला होता है। ब्राउन वाला दे दें। ये देखें जी, मेरा जरा इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड जरा सब शेयर अच्छा कीजिए लेकिन ताकि जब पता आप चले इसको लोगों को स्टिच भाई। इसको स्टिच करते हैं आप, सिंपल जो आपके घर की जो छोटी मशीनें होती हैं जो खवातीन घरों में सिलाई करती हैं, तो बाज़ औक़ात उनको ये स्टिच करने में भी प्रॉब्लम ये आती है कि वो जब ये चल रही होती है ना, तो मशीन चल रही अटकती होती है, है। मशीन जो है वो अटकती है इस पे। हटा लीजिए। हाँ जी, तो ये मशीन जो है अटकती है जीपीओ पर। जिस तरह से हम लेसेस को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चौड़ी, और एक वो येलो वाला बंडल रखा हुआ है, इस तरह की जो लेसेस होती है ना कहीं थोड़ा सा जो है हमें सॉफ्ट रहती है जीपीओ की बनिस्बत। जैसे आप अभी ये वाली आप लेस देख रहे हैं, ये हमें सही लगती है, सॉफ्ट रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। ये मतलब इजीली सिल जाता है इससे, ड्रेस इजीली सिल जाता है, यानी वो नेडल जो होती है वो नहीं टूटती, हाँ। और स्टिचिंग में जो है वो प्रॉपर सही चल रही होती है। जीपीओ में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, और अच्छा। उसमें जो है इसमें शाइनिंग होती है तो चमकती है। आप कितना भी वॉश कर लें, वो कभी कभी जो है हम जब सॉलिड ड्रेसेस बनाते हैं तो हमें ज़्यादा हमारी ये होता है कि हम मिल्की जो है लेसेस लें, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे अभी प्रिंटेड पे आप देखेंगे इसमें जीपीओ हमने यूज़ की, क्योंकि कॉस्टिंग को भी देखना पड़ता है। सॉलिड में ज़्यादातर मिल्की लेस हमारी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कॉस्ट होती है ना इसकी, ये भी बड़ा डिपेंड करती है। इसको भी आपने बाकायदा तौर पर देखना होता है कि भाई किस तरीके से कितनी जो है वो कपड़े की कितनी क्वालिटी है, कपड़े पे कितना खर्चा हो रहा है। और फिर वही बात आ जाती है कि जो ईद के ड्रेसेस हैं वो ज़्यादातर हमारा लोग यही सोचते हैं कि हम आगे जो शादियाँ आ रही होती हैं ईद पे, तो वो भी जो है वो वहाँ से ईद के ड्रेसेस काम आ जाएं, और जो 2-3 दिन के ड्रेसेस होते हैं ईद के, वो फिर आगे जो ईद पे शादियाँ रखते हैं उस पर भी काम आ जाए। अच्छा चलिए जी, जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं बेलों के बारे में, डिज़ाइनर्स के बारे में, वहीं हम आपको नए नए आइडियाज़ भी दे रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि आप कैसे अपने कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ज़रा ये एक और शूट देखिए। में मैदा ऐड कर लाइट गोल्डन आपने देखी स्टाइलिंग के, ये गरारा इन्होंने पहना हुआ है और इसके ऊपर इन्होंने कितनी चौड़ी जो है वो बेल लगाई हुई है। और ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो वीडियो हमने देखी इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें कि इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं उस पर चौड़ी बेल अच्छी लगती है। ये मतलब चले वो तो एक वेडिंग शूट है या वेडिंग गरारा है, लेकिन नॉर्मली जब या जो दुपट्टा मैंने वेयर किया हुआ है इसके ऊपर कैसी बेल जो है वो सही रहती है? चौड़ी वाली बेल लगा लें या फिर पतली वाली बेल लगा लें?
देखिए अगर आपका गरारा ड्रेस है तब तो चौड़ी वाली लेस जो है वो सूट करती है। अगर आपका गरारा ड्रेस नहीं है, नॉर्मल ड्रेस है, तो ज़्यादा चौड़ी लेस जो है वो अच्छी नहीं लगती। मतलब ये इनका होता है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि गरारे में ना जो गरारा होता है उसकी जो दुपट्टा होता है उसमें क्या करते हैं कि वो पतली वाली बेल भी लगा लेते हैं, और वो ऑर्गेनेंजा टाइप का दुपट्टा होता है उनको, आपने नोटिस किया होगा कभी। तो क्या होता है, गरारा बहुत हैवी होता है, लेकिन जो दुपट्टा होता है वो नेट का सा दुपट्टा होता है और उसके ऊपर वो चारों तरफ से वो ऑर्गेनेंजा होता है, या आई डोंट नो वो कौन सा नेट होता है, वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। और वो उसकी चारों तरफ ना उन्होंने पतली सी बेल लगाई हुई थी, तो ऐसा लगता है जैसे गरारे से कोई चीज़ मिसिंग है। मतलब वो उन्होंने बहुत काम वाला गरारा बनाया हुआ होगा, लेकिन दुपट्टा उसका सादा होगा, हल्का सा गला होगा, थोड़ा सा गरारा। एक अच्छा गरारा किस तरह बनाया जा सकता है? अच्छा देखिए, डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पर कि वो किस तरह का जो है गरारा पहनना चाह रहा है। गरारे भी आपको पता है कि डिफरेंट किस्म के होते हैं। एक फर्शी गरारा होता है, फर्शी गरारे में फ्लेयर बहुत ज्यादा होता है। ये वाला जो गरारा है ये कौन सा गरारा है हुमैरा? ये अगर आप देखें तो ये फर्शी गरारा है। फर्शी गरारा है। फर्शी गरारे में फ्लेयर भी ज्यादा होता है, लेंथ भी ज्यादा होती है, और सम टाइम बाज जो जैसे अभी इसमें लेस लगी हुई है, चौड़ी लेस है, क्योंकि उन्होंने पूरा जो है ब्राइड का है तो वो उन्होंने पूरा फर्श पर जो है वो दिखाना है, तो उन्होंने इसलिए बॉर्डर उसका जो है गरारे का चौड़ी लेस के साथ दिया है। अब जब हमारे पास ब्राइड होगी तो हम उसका दुपट्टा भी इसी तरह से हैवी लेस के साथ देंगे। अगर हम सिंपल बिल्कुल दुपट्टा दे देंगे तो वो अजीब सा लगेगा। ये देखिए मेरा, इसमें इन्होंने दुपट्टे में ना नीचे काम भी दिया हुआ है, ये अगर आप देखें ना तो ये बीच में भी उसके काम है और नीचे भी ज्यादा काम दिया हुआ। वो चौड़ी बेल लगा के दुपट्टा आई गेस ऑर्गेनेंजा का लग रहा है या नेट का दुपट्टा जो है सॉफ्ट नेट में है। ये वाला सॉफ्ट नेट में दुपट्टा खड्डी नेट भी होता है, सॉफ्ट नेट भी होता है। वैसे खड्डी नेट ज्यादा खूबसूरत लगता है सॉफ्ट नेट की बनिस्बत। सही। और वो प्रॉपर उन्होंने वो परांदा पीछे करके डाला हुआ है, उसका पूरा स्टाइल करके बनाया हुआ है। अच्छा, ये फर्शी गरारा जो है ये कितने गज के उसमें बन जाता है? अच्छा देखिए, नॉर्मल फर्शी गरारा अगर आप मीडियम साइज का बना रहे हैं तो 7 यार्ड कपड़ा आपका लाजमी होना चाहिए। अच्छा, 7 यार्ड सिर्फ एक नॉर्मल फर्शी गरारा जो जिसमें ये वाला गरारा जिसमें है। तकरीबन कितनी चुने आ जाएंगी, क्या होगा उसमें? मैंने पिक्चर 7 गज आई गेस आप कह रही हैं। सही, 7 गज जो है वो कपड़ा होना चाहिए फर्शी गरारे के लिए। नॉर्मल मीडियम साइज। नॉर्मल ये वाला जो आप शूट अभी दिखा रहे हैं, ये वाला जो है ये तकरीबन जो है 12 से 15 गज कपड़ा चाहिए होगा, जो इसका फ्लेयर पूरा बनेगा। 12 से 15 गज कपड़ा इसमें चाहिए होगा, क्योंकि पीछे भी फ्लेयर जाएगा। और जो लोग ज्यादा चुन्नटे डलवा रहे होते गरारे में, फर्शी गरारे में ज्यादा चुन आती है फर्शी गरारे में जी। सिर्फ इसका जो हम दिखा रहे हैं लेंथ दिखा रहे हैं, और जो इसका वॉल्यूम आ रहा है, तो आप जितना उसको चुन देंगे उतना ज्यादा जो है आपका नीचे साइड पर आपको फ्लेयर नजर आएगा। तो फर्शी गरारे की जो शर्ट्स होती हैं वो हैवी सी होती हैं, या फिर वो लाइक आप काम उसका कम कर लेते हैं? फिर वही डिपेंड करता है कि अगर ब्राइड का है तो उसमें थोड़ी हैवी हो जाएगा, ब्राइड का है तो। जैसे अभी मेरी जो कलेक्शन मैंने दी थी उसमें जो है हमने गोटा वर्क की शर्ट दी थी फुल हैवी, ठीक, और जो हमने फर्शी गरारा दिया था वो बिल्कुल सिंपल दिया था। सही, दुपट्टा हैवी है उसमें फुल गोटा वर्क में, और जो गरारा है हमारा फर्शी गरारा वो प्लेन है, प्लेन फैब्रिक में है। अच्छा जी, नूरुद्दीन भाई भी हमारे साथ हैं। नूरुद्दीन भाई, गरारे की बेलें लेने के लिए तो लोग आते ही होंगे ना कि हमें गरारे की बेल चाहिए, हमें गरारे की बेल देते हैं, तो आपके पास कौन सी बेलें होती हैं जो गरारे में, हैदराबादी सूट में? खैर हैदराबादी सूट अभी इन है मेरा, सूट अभी इतना इन नहीं है, लेकिन एक टाइम होता था कि हैदराबादी सूट लोग बहुत शादियों में भी वेयर कर रहे होते थे ना हैदराबादी सूट। बिल्कुल हैदराबादी सूट्स के लिए जो है ना अलग ही शॉप पे जा रहे होते हैं, वहाँ पे गोटा वाले सब कुछ मिल जाता है, तो उनके पास हैदराबादी आइटम्स। अच्छा, तो अभी गरारे की जो बेलें आप लोग रखते हैं, तो गरारे की क्या मतलब किस तरह की बेलें होती है? चौड़ी, पतली, या स्पेशल गरारे की? अलग से होती हैं, चमक वाली होती हैं। उसमें ज्यादातर डिपेंड करता है, गोटा वगैरह की होती है, उसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, गोटा होता है, मिक्सिंग में चल रहे होते हैं। अच्छा, तो वो कितने की होती है? मतलब 7 गज गरारे में अगर बेल लगानी है मेरा, तो कितनी बेल चाहिए होगी दुपट्टे की, गरारे की, दामन? 7 गज जो मैंने आपको सिर्फ गरारे का फैब्रिक बताया, अब उसका फ्लेयर जो बनेगा वो आपने देखना होगा कि उसमें लेस आप कितनी लगा रहे हैं। अच्छा, बास लोग जो है उसमें भी एक चीज होती है कि मतलब अगर आप मुझसे पूछें अपने लिए कहेंगी तो मैं आपको कहूंगी कि आप नीचे फ्लेयर पर लेस ना दें, आप सिर्फ उसका जो जॉइंट है उस पर लेस दे दें। गुड आइडिया, ये भी अच्छा है कि आप जॉइंट पे जो है उसके लेस ले लें, लेकिन अगर आप उसका फ्लेयर पे लेस लेंगी तो वो एक, पता है कि वो ऐसा लग रहा होता है जैसे पीछे कोई हैवी पत्थर सा कोई चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जब आप उसको फर्शी गरारा क्योंकि ऐसी होते हैं ना, वो फर्श के साथ में फ्लेयर करता हुआ आ रहा होता है आपके साथ, तो उसमें कोशिश करें कि उसकी जो साइड्स हैं वो आपका बजट छोड़ दें नेचुरल। आप अच्छी लेस ले लें, जॉइंट पर लगवा लें उसको, और फैब्रिक आप ज्यादा ले लें ताकि फ्लेयर उसमें ज्यादा अच्छा आ जाए। शर्ट दुपट्टा आप हैवी ले लें,
सही। शर्ट दुपट्टा आप हैवी ले लें और जो आपका अच्छा, करारा है फर्शी उसमें गरारा ओवरऑल राउंड होता है, ऐसे फर्श पे करके फैल जाता है, या जो पीछे वो ओवल शेप का होता है वो उसका एक साइड उसका टेल अलग से होता है? ये थोड़ा सा मुझे नहीं, बताएं वो कि टेल जो होता है वो फर्शी करारा नहीं है, फर्शी करारा राउंड में होता है। फर्शी गरारा राउंड में होता है, सही, ओके। ओरिजिनल फर्शी करारा जो हाँ। हमारा हैदराबादी भी कहलाता हाँ। है, फर्शी करारा हम उसे कहते हैं। तो उसमें जो है जॉइंट्स बहुत होते हैं। सिंपल अच्छा। करारा जी, इसीलिए उसमें फैब्रिक ज़्यादा यूज़ होता है, तभी वो राउंड में आता है। नॉर्मली आप देखें हर एक दूसरा डिज़ाइनर जो है वो करारा ड्रेस हाँ। बना रहा होता है, तो सही। वो वाला ओरिजिनल फर्शी करारा नहीं होता। यह हमारा लखनवी स्टाइल का फर्शी करारा नहीं होता, हाँ। नॉर्मली होता है बस। नॉर्मली होता है। चले जनाब, तो ये जो है वो फर्शी गरारे की और ये बातें नूरुद्दीन भाई से हमने काफ़ी सारी बातें की। बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन भाई, आप आए, असरार भाई आप आए, आपका शुक्रिया, और हुमैरा आप आई, और आज जो है हमने आपको मैचिंग करना भी सिखाई। आज हमने आपको फर्शी गरारे की बेलें, फर्शी गरारे बनाने का स्टाइल भी बताया, और अब हम आपको दिखाते हैं, लेके चलते थोड़ा सा फ्लैशबैक में कि मायरा खान क्या कर रही हैं। चले जनाब, तो फ्लैशबैक में हम आपको लेकर गए लेकिन वापस भी ले आए, और अब जाते हैं हम प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में है ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें शेफ़ के साथ, और वो आपको बताएंगी कि भाई रमज़ान की जो स्पेशल डिशेस हैं उसमें आप क्या पका सकते हैं, इफ्तारी में क्या पका सकते हैं, सहरी में जो है वो फेनी, खजला, इसके अलावा मज़ीद क्या डिशेस जो हैं वो आप ले सकते हैं, खा सकते हैं सहरी और इफ्तार में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई रमज़ान की बस आमद है, बस समझें कि ये रमज़ान आ ही गए, और रमज़ान से पहले जो है सब चीज़ का एहतमाम किया जाता है। सहरी हो, इफ्तारी हो, या फिर चटपटे पकौड़े हों, या फिर सहरी के अंदर जो है वो खजला फीनी हो, रहमतें, बरकतें, नेमतों के साथ साथ अच्छी अच्छी डिशेस जो हैं वो भी लोग बना रहे होते हैं। और अपने शेफ़ को इंट्रोड्यूस कराने से पहले जो है हम चलते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ में शेयर करते हैं, ये तंगड़ी कबाब। तो ज़रा देखें कि ये कैसे बन रहे हैं, चिकन तंगड़ी कैसे बनता है, ज़रा देखिए। तो जनाब आपने ये ज़बरदस्त देखी कि किस तरीके से जो है ये तंदूरी तंगड़ी चिकन जो है वो रेडी की गई है, और आई होप कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और हमारी सोशल साइट पर हमें ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ हैं शेफ़्स, मेरी फेवरेट शेफ़ साइमा, और उनके साथ हैं जिनको बनना था मॉडल लेकिन वो बन गए शेफ़, अब्दुल्ला। क्या हाल है अब्दुल्ला? वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। साइमा आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकें। हाँ बिल्कुल, रमज़ान की मुबारकबाद। और अब हम यही कह सकते हैं कि बिल्कुल रमज़ान बिल्कुल आमद है। चंद शायद घंटों की दूरी पर है या फिर एक आध दिन की दूरी पर है रमज़ान, और जो है वो रमज़ान आ चुके। तो रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद मेरी तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी, और हमारी शेफ़ की तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद। तो अब्दुल्ला से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला ये बताएं कि अब रमज़ान में ऑब्वियसली ज़बरदस्त डिशेस बन रही होती हैं, लोग रेस्टोरेंट में आके ज़्यादा इफ्तार करते हैं, बिल्कुल। तो कुछ चेंज किया है मेन्यू में, कुछ चेंजेस लेके आए? डिस्कशंस चल रही हैं अभी। हम लोग एक प्लेटर लॉन्च करने वाले हैं इफ्तार प्लेटर के नाम से। सही। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ समोसाज होंगे। बस एक दिन रह गया, अभी जल्दी से डिस्कशन कर लें ताकि एक दिन के अंदर डिस्कशन हो जाए। इंशाल्लाह हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। चीज़ें तो रेडी पड़ी हुई हैं सारी, तो बस इसको जो है वो फाइनलाइज करनी है। सही। और जिस तरीके से मैं ये इफ्तार प्लेटर बना कर हाँ, अब्दुल्ला इफ्तार प्लेटर लेकर आए हैं, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा जो है इफ्तार प्लेटर है, और अगर आप इसको देखें और इसको फोकस करें तो फिर अब्दुल्ला जो है डेफिनेटली इसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करेंगे। देखने में ये बड़ा प्रेजेंटेबल लग रहा है, और लग रहा है कि ये बड़ा जो है वो स्पाइसी होगा, तो ज़रा फोकस करेंगे। तो अब्दुल्ला ज़रा इसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा। जी, ये असल में हम लोग एशियंस के अंदर इफ्तार में जब तक समोसा ना हो तो वो हम लोगों की इफ्तार कंप्लीट नहीं होती। तो ये उसी हिसाब से हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ समोसाज इसके अंदर ऐड हुए हुए हैं। ये चिकन टिक्का समोसा है, वन बाइट समोसा है, अच्छा चिकन टिक्का समोसा है, वन बाइट समोसा है, और वो जो स्मॉल वाले पीसेस रखे हुए वो वन बाइट समोसा है। वन बाइट समोसा जी, वन बाइट समोसा। और ये डी शेप चाइनीज समोसा है। डी शेप चाइनीज समोसा, समोसा, जी। अच्छा ये जो डी शेप चाइनीज समोसा है, जरा इसकी रेसिपी बताएं कैसे बनता है ये? इसके अंदर हम लोग जो है वो पहले चिकन को बॉईल कर लेंगे, और उसके बाद चिकन को जब ये अच्छे पानी में बॉईल हो जाएगी उसके बाद इसको निकाल कर ड्राई करके इसको मैश कर देंगे। सही। बिल्कुल इसको मैश कर देंगे, और नेक्स्ट हम पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे, वेजीज ऐड करेंगे जिसमें कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज, ये सब चीज़ों को हम लोग जो है वो मिक्सअप करेंगे। सही। एंड देन जब वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी उसके अंदर, तो हम लोग चिकन जो मैश चिकन होगी वो उसके अंदर ऐड कर देंगे, और उसके बाद अगेन उसको जो है वो उसकी
मैरिनेशन के तौर पर इसको रेडी करके फिर इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छा, इसको डी शेप समोसा इस वजह से जरा बोलते हैं, फोकस ये कीजिएगा, इसका जो शेप ये है वो जो- डी हाँ, है, तो इस वजह से ये डी शेप समोसा। इसके अंदर हम लोग मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, हाँ, और उसके बाद इसकी फिलिंग होगी, और ये टेस्ट में भी काफ़ी बेटर होता है। ये थोड़ा सा चाइनीज़ टाइप का टेस्ट होता है क्योंकि इसमें वेजीज वगैरह ऐड होती हैं, तो ये टेस्ट में काफ़ी डिफरेंट होता है। टेस्ट में काफ़ी डिफरेंट होता है। अच्छा, ये जो आपने 1 बाइट है, इसकी थोड़ी सी रेसिपी बताएं 1 बाइट की। अच्छा, ये जो 1 बाइट समोसा है, ये तकरीबन सिमिलरिटी इसकी उसी की तरीके से है, डी शेप समोसा जैसी है, बस उसके अंदर हम लोगों ने चिकन मैश की हुई है, इसके अंदर चिकन क्यूब्स में ऐड होंगी। अच्छा, इसके अंदर ये चिकन क्यूब्स टाइप के बनेंगे। ओके, मिनी क्यूब्स होंगे चिकन मिनी क्यूब्स, हाँ। और इसमें भी कैप्सिकम, कैरेट, जो वेजीज आप लोग ऐड करना चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। सही। और उसी तरीके से आप लोग ये पूरा प्लेटर इफ्तार प्लेटर टाइप बन जाएगा। सही। जाएगा। इसको मुख्तलिफ जो है वो सॉसेस के साथ भी सर्व किया जा सकता है, और जैसे घर में जो हरी चटनी होती है उसके साथ भी जो है वो सर्व किया जा सकता है। अच्छा जी, तो जब सर्विंग की बात हो ही रही है तो फिर आपको दिखाते हैं कि जो सीख कबाब हैं वो कैसे सर्व किए जाते हैं, ज़रा देखिए। तो भाई आपने देखा कि जो सीख कबाब है उनकी सर्विंग की जा रही है, डिलिशियस, यमी, और बिल्कुल अभी मेरा दिल कर रहा है कि सीख कबाब जो है वो खाने चाहिए। साइमा हमारे साथ है। साइमा, ये बताएं कि रमज़ान में जो स्पेशल डिशेस होती हैं, जाहिर सी बात है साइमा एक बहुत ज़बरदस्त शेफ़ हैं। साइमा, आपकी क्या प्रायोरिटी होती है कि रमज़ान में क्या बनाया जाए इफ्तार में, मतलब डिफरेंट क्यों? क्योंकि हर साल ज़ाहिर है हम समोसे, पकौड़े, चाट, ये सारी चीज़ें, अभी इस दफ़ा आपने क्या सोचा है कि कुछ इन्हीं चीज़ों में क्या वेरिएशन लाके कुछ डिफरेंट कर सकते हैं? जी सबा, मैं वैसे ख़ुद बहुत ज़्यादा वेरिएशन लवर हूँ, हाँ, और मेरे घर पे रोज़ अफ्तार की टेबल पे कुछ ना कुछ डिफरेंट जा ही रहा होता है, अदर देन पकौड़ा और ये समोसे वगैरह के। तो कोशिश ये होती है कि फ्राइड आइटम्स थोड़ा कम कर दें, और लेटर ऑन वो कम हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, और थोड़े से ऐसे नॉन फ्राइड आइटम्स ज़्यादा इंट्रोड्यूस करो घर की टेबल पर। तो वैसे अगर हम फ्राइड आइटम्स की बात करते हैं तो मैं ब्रेड रोल्स बहुत अच्छे बनाती हूँ। अच्छा, ब्रेड रोल्स जैसे ये ब्रेड रोल्स अभी ये जो अभी आप साइमा भी लेकर आई हैं, साइमा बताइए आप ये क्या लेकर आई हैं? मैं इस वक्त तो अगर आप यहाँ देख रही हैं वाइट प्लेटर में, वाइट प्लेटर में देखिए, जी स्पाइसी मेयो सैंडविचेस हैं। ओके, ठीक है। अब ये रेगुलर सैंडविचेस से बिल्कुल हटके इनका टेस्ट होगा। स्पाइस मेयो सैंडविचेस। हाँ जी, स्पाइसी मेयो सैंडविचेस हैं ये। और एक तो ये फ्राइड नहीं है, सबसे अच्छी बात ये हो गई। ये कोल्ड सैंडविचेस हैं, आप इनको रात में भी बना के रख सकती हैं, ओवरनाइट आप इसको फ्रिज में रखें तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होकर आता है। तो ये जो हेल्थ कॉन्शियस हैं सारे, वो भी इसको आराम से खा सकते हैं क्योंकि ये हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने जैसे वाइट ब्रेड यूज़ की हुई है, तो अगर आप चाहें आप इसको ब्राउन ब्रेड में यूज़ करें। मैंने फुल फैट मेयो लिया हुआ है, आप लाइट मेयो से रिप्लेस कर दें उसको। तो बॉइल्ड एग बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए। तो जो लोग ऑप्ट करते हैं हेल्दी ऑप्शंस, वो इनको लाइट या जैसे मैंने आपको बोला, मैंने फुल फैट मेयो इसमें डाला हुआ है, आप लाइट मेयो से उसको रिप्लेस करके बना सकते हैं। आप वाइट ब्रेड को ब्राउन ब्रेड से कर दें। ऑल्दो इन दोनों, मतलब आप चाहें तो वाइट ब्रेड यूज कर लें, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड यूज कर लें। इसकी रेसिपी क्या है, अंदर आपने क्या क्या चीजें इसको? जी, मैं इसकी आपको सॉस की बेसिकली रेसिपी बताती हूँ। बॉइल्ड एग सैंडविचेस हैं तो बॉइल्ड एग इसका मेन इंग्रेडिएंट है, बट इसको आपने 100% बॉइल्ड नहीं करना है, इसको आपने थोड़ा सा पहले उतार लेना है, ताकि जरा जो इसका एग योक है वो क्रीमी आए, क्रीमी आए। ठीक है। तो इसको आपने मैश कर लेना है अलग बोल में। अब आपने इसकी एक सॉस प्रिपेयर करनी है। उस सॉस को प्रिपेयर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने हाफ कप मेयोनेज़ ले लिया था, फुल फैट मेयोनीज लिया था, रेगुलर जो होता है। उसमें मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1/4 कप ऑफ श्रीराचा सॉस या एनी काइंड ऑफ हॉट सॉस जो आपके पास अवेलेबल है। सही। श्रीराचा सॉस का मैं इसलिए यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ बिकॉज उसका फ्लेवर ज़रा हॉटर साइड पे ज़्यादा होता है, और उसका फ्लेवर हॉट सॉस से भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट पे होता है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है। बट अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं कर सकता, तो वो दे कैन यूज़ हॉट सॉस एज वेल। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ बारबेक्यू सॉस, बहुत अच्छी कंपनी का आप लें जिसमें सिर्फ कलर शामिल ना हो, जिसमें बारबेक्यू का फ्लेवर भी हो। सही। हाँ, बहुत सारे बारबेक्यू सॉसेस ऐसे होते हैं उसमें कलर तो होता है मगर सही कह रही हैं आप, फ्लेवर नहीं होता। ठीक है, वो तीखा सा अजीब सा ऐड कर लिया। जी, उसके बाद आपने मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑफ पेपरिका
पाउडर यूज़ किया है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर यूज़ किया है और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करके बहुत थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल मैंने इसमें किया। जैसी चीनी चुटकी भर लेके वो भी मैंने डाल दी थी और इस बैटर को अच्छे से एग के मिक्सचर के साथ मिक्स कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा काम मैंने ये किया, इस वक्त यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कुकुम्बर के स्लाइसेस चॉप करके इसमें डाल दिए हैं फॉर द क्रंचीनेस। एग के साथ कुकुम्बर बहुत अच्छा लगता है, खीरे की बात हो रही है, ठीक है, वो आप ऐड करें। आपने अगर इसमें अपनी कोई भी चॉइस की वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाह रहे टोटली अप टू यू, आप रिमूव भी कर सकते हैं। इस सैंडविच का जायका बेहतरीन तभी भी रहेगा जिन लोगों को कैप्सिकम या खीरा वगैरह की क्रंचीनेस नहीं पसंद। सही, वो ऐड करके मैंने इनको असेंबल किया है। ब्रेड स्लाइसेस को साइडों से कॉर्नर्स रिमूव किए थे और फिर सिंपल जैसे सबको पता होगा कि कैसे आप असेंबल बनती है। तो ये फिर इस तरह से जो है ये रेसिपी बनके जो है वो तैयार हो गई और ज़बरदस्त से ये जो स्लाइसेस हैं ये तैयार हो गए और ये हेल्थ कॉन्शियस लोग जितने भी हैं ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसको फ्राई नहीं किया है साइमा ने। अच्छा जनाब, ये तो रेसिपी हमने आपके साथ में शेयर की, अभी आपको एक और रेसिपी आपके साथ में शेयर करते हैं और ये है शामी कबाब की। ज़रा देखें कि आप मज़ेदार शामी कबाब कैसे बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में 1 किलो चने की दाल और चिकन ऐड करें। नाउ ऐड सम आलू, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, सम स्पाइसेस, चिकन क्यूब्स एंड 5 to 6 cups ऑफ वाटर। प्रेशर कुक फॉर 30 to 40 मिनट्स। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसमें चाट मसाला, प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ऐड करें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाथों पे ऑयल लगाकर इनको शेप दे दें। 1 किलो चिकन और चने की दाल से मैंने बनाए थे 60 शामी कबाब। आप इजीली 1 महीने के लिए ये स्टोर कर सकते हैं। Add a pinch of salt and black pepper in eggs. Mix well and dip the shami kebab in the eggs. Cook on medium to low flame for 7 to 8 minutes. ये शामी कबाब आप सहरी और इफ्तारी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। सर्व एंड एंजॉय। सो जनाब, ये आपने ज़बरदस्त सी डिलीशियस देखे कि शामी कबाब जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं और रमज़ान में ना इस तरह के स्पाइसी चीज़ें बड़ी काउंटेबल होती हैं। जैसे लाइक आपने इफ्तारी की टेबल पे आप बैठे हैं इफ्तार करने के लिए, तो उसमें समोसे हैं, चाट है, पकौड़े हैं, नगेट्स हैं, शामी कबाब हैं या फिर चपली कबाब हैं, ये सारे आइटम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे थोड़ी सी सहरी की बातें कि सहरी में क्या खाना चाहिए और क्या जो है वो हेल्दी डिशेस हमें लेनी चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि सहरी में क्या बनाएं, इफ्तार में क्या पकाएं, क्या खाएं और क्या नया कुछ है जो सर्व किया जा सकता है। अच्छा जी, काले छोले भी जो है वो साइमा बना के लाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है ज़रा अब्दुल्ला से पूछ लेते हैं। अब्दुल्ला, सहरी का कोई आप लोगों का कोई है प्लान कि ऑनलाइन आप लोग देंगे? क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, सहरी में भी जो है वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, या सिर्फ आप उसी इफ्तार के टाइमिंग्स पर ही अपना रेस्टोरेंट? अच्छा, 5 बजे से सहरी से पहले तक इंशाल्लाह 3 बजे 4 बजे तक ओपन रहेगा। हम लोग ओपन रहेगा। सही, मतलब उसमें तो सहरी के लिए आपने क्या चेंजेस किए, क्या सोचा है कि सहरी में क्या सर्व करना है? अच्छा, सहरी के भी हम लोग डिफरेंट प्लेटर्स जो है हम लोग ऐड कर रहे हैं। सहरी में तो लोग ज़्यादातर पराठे, अंडे या इस तरह की चीज़ें, नहीं लस्सी या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल फास्ट फूड आइटम्स भी बहुत चलते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास रोल पराठा भी हमने अभी ऐड किया है उसके अंदर। तो ये है कि रमज़ान के सहरी के हिसाब से भी हम लोगों ने अपना जो है वो सहरी प्लेटर इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। और इसके अंदर हमारे प्लेटर में डिफरेंट टाइप ऑफ बर्गर्स होंगे जो कि हमारी स्पेशलिटी है हमारे रेस्टोरेंट की। और जैसे मैंने आपको बताया हम लोगों ने चाइनीज़ भी ऐड कर दिया है, तो ये भी उसी के अंदर आ जाएगा। और बारबेक्यू के डिशेस काफ़ी ज़्यादा ऐड हैं। ये अभी हम लोगों ने रिसेंट रोल पराठा और ये टिक्का भी हम लोगों ने ऐड किया है। तो ये है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे आइटम्स मिलेंगे इंशाल्लाह सहरी के अंदर। फाइनलाइज भी हम लोग कर रहे हैं, 1-2 दिन में इंशाल्लाह हम लोग जो है अपने पेज के ऊपर दे देंगे। ठीक है जी, चलें जी। तो ये तो अब्दुल्ला ने बताया कि इनका क्या स्केड्यूल रहेगा। साइमा, आप ज़रा बताएं, सबसे पहले तो ये काले छोलों की स्पेशलिटी बताएं, उसको मुख्तलिफ तरीके से आप अभी किस तरह से बना के लाएंगे, ज़रा ये बताएं। जी सबा, मेरे घर की ये स्पेशलिटी है और आज आप भी टेस्ट करेंगी तो आपको भी थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। ये हमारे यहाँ अफ्तार की टेबल पे इज़ अ मस्ट डिश, इसके बगैर रोज़ा बहुत सही, हाँ, खोला नहीं जाता, यानी कहना चाहिए।
तो ये अच्छे मसालेदार चने बनते हैं। और थोड़ा सा इसमें ये है कि आलू और इस सब का मैं इस्तेमाल नहीं करती। सही। कोई करना चाहे तो वो इसमें यूज़ कर सकता है कि इसमें पोटैटोज़ भी, बॉइल्ड एग पोटैटोज़ भी डाल सकते हैं, बॉइल्ड एग भी जी। और रेगुलर जो छोले की चाट बनती है, चने की चाट बनती है, उससे ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसको सिर्फ बॉईल करके मसाला नहीं डाला जाता। अच्छा, ठीक है, सही। रेगुलर जो हम वाइट चनों की चाट खाते हैं उसको आप बॉईल करते हैं और फिर उसमें कच्चे मसाले आप ऐड करते हैं अलग से, दही और चटनी वगैरह। इसमें कोई चटनी वगैरह नहीं डली हुई, ठीक है, इसमें कोई टमाटर नहीं है, कोई दही नहीं है, ये मसालेदार हैं। ओके, ठीक है। और इनका मसाला मैं इस तरीके से प्रिपेयर करती हूँ कि इनको ओवरनाइट मैं सोक कर देती हूँ। चने अच्छी क्वालिटी वाले होने चाहिए। और फिर इनको डायरेक्ट जिस भी पॉट में आपने कुक करना है डायरेक्ट डालना है, कोई सोडा कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। और फिर पानी के साथ अगर आप कहती हैं तो मैं थोड़ी सी रेसिपी भी एक्सप्लेन कर दूं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्टली जरा जल्दी पानी के साथ ही, पानी में ये जितना डिप हो जाए, थोड़ा पानी ज़्यादा बढ़ा के कि ये जितनी देर गलेंगे, उसमें आपने जितने चने लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने हाफ केजी चना लिया है तो आप इसमें हाफ केजी अनियंस काट के डालेंगे, स्लाइस अनियन, और फिर लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, दैट्स इट, और कुछ नहीं, नो अदरक लहसुन, कुछ भी नहीं, और थोड़ा सा ऑयल जाएगा। और उसके बाद आपने इसको हल्की आंच पे कुक करना छोड़ देना है। और जब पानी ड्राई इसका हो जाए तो आपने आखिर में इसको भून लेना है और डिश आउट करना है, अपनी मर्जी से डेकोरेट करना है, अपनी मर्जी से फिर आपने डिश आउट करना है, फिर डेकोरेट करना है। अच्छा ये बताएं, सहरी जो है उसमें भी एक बड़ा जो है ना वो सिचुएशन ऐसी होती है कि क्या खाया जाए, चीज़ें बहुत सारी होती है लेकिन समझ नहीं आ रहा होता। तो ज़रा खजला फेनी का तरीका बताएं ज़रा कि घर में फेनी अगर कोई बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? जी सबा देखें, घर में फेनी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। अनटिल अनलेस आपको जुनून की हद तक शौक हो कि मैंने तो ये करना ही है टास्क पूरा, तो वी कैन डू दैट एट होम। बट फिर मैं बात करूँगी, इसके लिए बहुत आपको स्पेस, बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत होती है। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करती चलो। जो लोग फेनी घर में बनाना चाहते हैं सिर्फ वही बनाएं जो मेहनत करना चाहते हैं, अदरवाइज वो इसमें ना पड़ें, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार ये है, बहुत छोटी सी रेसिपी मैं इसमें बता देती हूँ कि आपने जो है ना तकरीबन 1 कप घी लिया है, जो घी को आपने पिघला लेना है, ठीक है, और उसको पिघला के बड़े बर्तन में फैला लें। जो आटा गूंदने वाला बर्तन होता है उसमें आपने उसको फैला लेना है। उसमें आपने शामिल करना है 1 कप घी के हिसाब से 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर को आपने उसमें घोलना है उस गरम घी में, और घोल के जब वो उसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं तो आपने उस घी को रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि वो घी वापस अपनी फॉर्म में आ जाए, यानी वो जम सा जाए। एक प्रोसेस ये हो गया। अब आपने दूसरे बर्तन में 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा लेने के बाद उसमें आप चुटकी भर नमक शामिल करें और ½ कप पानी से उसको गूंदना है। अच्छा, गूंदना, नीडिंग इज दी की उस डो की, ठीक है। उसको आपने बहुत अच्छे से नीड करना है कि वो एक प्रॉपर बॉल की शेप में आ जाए, और फिर उसको आपने फॉर 30 मिनट्स रेस्ट करने रख देना है। सही, आपका घी वहाँ जम गया, ये 30 मिनट्स आपका रेस्ट हो रहा है। डो अब किया ये कि आपने उस डो को निकाला, और उस डो को आपको सबा आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, ये जो बाहर हमारे होटल्स खुले हुए हैं ढाबा स्टाइल, उसमें वो पेड़े को यूं लंबा लंबा करके ना एक बहुत लंबा सी स्ट्रिंग बना रहे होते हैं पराठों के लिए। आपने नोटिस किया होगा हाथ से। तो अब जो ये पेड़ा आपने बनाया, ये पूरा पेड़ा आपने ले लेना है, और इस पेड़े को आपने हल्का हल्का रोल करते करते हाथ से बहुत लंबी सी पतली सी स्ट्रिंग बना लेनी है। सही, ठीक है। उस स्ट्रिंग को बनाने के बाद आपने पूरा हार बन गया, आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसको आपने वहाँ से दोनों सिरों को जॉइंट कर लिया, और अब वो जो घी है उसका काम शुरू हुआ है, ठीक है। सही, उस घी को आपने हाथ में लिया और उस घी को उस पूरे स्ट्रिंग के अच्छे से मल दिया, यूं करके। हर काम बहुत सॉफ्ट हैंड से होगा, ताकि वो आपकी स्ट्रिंग टूटे नहीं। और उसको आपने ना मल के अच्छे से हाथ से पूरी स्ट्रिंग पे घी लगा दिया। घी लगाने के बाद अब वो उस स्ट्रिंग को आपने ट्विस्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए हाथ से बता रही हूँ कि लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। ट्विस्ट करके आपने उसको फिर डबल किया और रेस्ट करने रख दिया फॉर 30 मिनट्स। अच्छा,
अब ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपका कोई 4 से 5 बार रिपीट होगा 30-30 मिनट्स के इंटरवल्स और गैप्स के साथ। अच्छा, सेम आपने यही करते रहना है ताकि उसमें लच्छे बन जाएं। लच्छों की तारे बनेंगी। हाँ। आप देखती हैं सबा फेनी आप खाती ही होंगी, बिल्कुल, फेनी हाँ, में हाँ। बारीक बारीक सी तार सवैयों वाली आई हुई होती है, तो वो इसी तरीके से बनती है। आपने 5 to 6 टाइम इस डो को सेम प्रोसेस करते रहना है, ट्विस्ट करके रखना है, ऊपर 30 मिनट्स के लिए छोड़ना और घी से उसको बार बार घी लगा के ना मलते रहना है घी से, ठीक है। सही। जब ये वंस आपका पूरा हो जाए, प्रोजेक्ट आपका पूरा हो गया, तो अब आपने इसको बेलना है, ठीक है। पेड़े निकाल लें आप। इस पूरी एक स्ट्रिंग से तकरीबन चार पेड़े निकलेंगे, 4, ठीक है। अब आपने आटे, जैसे हम पराठा घर में बनाते हैं, अब आपने इनसे 4 पेड़े काटे, इसको पतला बेला, बड़ी कढ़ाई में खूब सारा घी गरम करना है। इतनी बड़ी ये तकरीबन आ जाएगी आपके हाथ में एक पेड़े से, और बहुत जेंटली उठा के आपने इसको मीडियम टू लो हीट पे फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत पतला सा पराठा सा होगा। तो क्या होगा, अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे ये कच्चा रह जाएगा, ऊपर से ब्राउन कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन। तो आपने मीडियम टू लो हीट पर इसको फ्राई करना है। जैसे ही आप इसको घी में डिप करेंगे, जो लोग घर में बनाएंगे वो नोटिस करेंगे उसी वक्त इसकी ना सारे लच्छे खुल जाएंगे, तारे खुल जाएंगी, और ये आपको पूरा फेनी का शेप देगा, नजर आ रहा होगा। अगर ये अच्छे से पूरी फेनी खुल के जो है वो एक ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी, और वो जो है वो अब्दुल्ला जल्दी से बताना है आपने बिल्कुल कि खजला कैसे बनेगा। अच्छा जी, अब्दुल्ला को नहीं इतना आइडिया, वो फास्ट फूड वाले शेफ हैं, तो अब्दुल्ला जो है वो खजले नहीं बनाते ऑब्वियसली। तो खजले की और फेनी की जो रेसिपीज़ हैं वो साथ साथ हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अभी एक और मज़ेदार रेसिपी जो है वो आपको दिखाते हैं, चलिए देखिए ये रेसिपी। चलिए जनाब, मज़ेदार रेसिपीज़ का सिलसिला जारी है और आज रेसिपी जो है वो हम आपके साथ में शेयर करें। अच्छा जी, अब्दुल्ला हमारे साथ है। अब्दुल्ला ये बताइए कि ज़्यादातर क्या लोगों की डिमांड होती है इफ्तार में, क्या ज़्यादातर कहते हैं कि जी हमें ये ऑर्डर प्लेस करना है, पकोड़े होते हैं आपके पास, फास्ट फूड होता है, क्या होता है? हमारे पास वैसे तो फास्ट फूड है। अच्छा। तो लेकिन हम लोगों ने पिछले साल भी रमज़ान के लिए हम लोगों ने एक अलग मेन्यू डिसाइड किया था। कोई नगेट्स वगैरह नहीं बनाते आप लोग? नहीं, हमारे पास नगेट्स भी हैं, वो फास्ट फूड में ही आ जाता है। अच्छा, सही। जी बिल्कुल, फास्ट फूड में आ जाता है। लेकिन रमज़ान के लिए हम लोग एक अलग सा मेन्यू जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सही। और उसके ऊपर हम लोग जो है काफ़ी अच्छे डिस्कशंस वगैरह कर चीज़ें ऐड करते हैं। उसके अंदर फ्रोज़न आइटम्स बहुत सारे होते हैं। अच्छा, हम लोग बिल्कुल फ्रोज़न आइटम्स नुकसान नहीं देते अब्दुल्ला? नहीं, ये असल में होता ये है कि हम लोग इसको रेडी करके, इसको फ्रोज़न करके, फ्रोज़न करके हम लोग इसको जो है वो मार्केट में सप्लाई भी करते हैं, और हम इसको अपने रेस्टोरेंट के अंदर 2 दिन 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह उसको वो कर देते हैं, कवर हो जाता है ये। सही। तो यह है कि उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अभी जैसे कि आप प्लेटर लेकर आए, इसमें से भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर लेंगे ना। सही। चले जी साइमा, बिल्कुल रमज़ान की आमद दावत है और वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, तो बिल्कुल आखिर में बता दीजिए लोगों के लिए रमज़ान की कोई अच्छी सी टिप, ताकि लोग जो है उनको फ़ायदा हो सके। जी, रमज़ान के लिए मैं ये कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत ख़वातीन को कोई मैसेज दें रमज़ान के हवाले से? ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो बिल्कुल भी इस रमज़ान कुकिंग ना करें। और नहीं, कुकिंग ना करने का मकसद ये है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ख़वातीन और वो कुकिंग ना करें। वो प्री प्रेप्स करके रख लें अपने मील, सारे मैरिनेशन करके डीप फ्रीज़र में रखें, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो जाएं, ताकि वो जो उस वक्त होता है ना कि हम अभी तक खड़े हैं और पसीने पोंछ रहे हैं, तो आप इतना थक जाते हैं, आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि जो रमज़ान का मकसद है वो दूर रह जाता है और सिर्फ किचन और खाना पहले से जो है वो मैरिनेशन कर लें, पहले से जो है वो आप अपनी प्री स्केड्यूल बना लें कि आपने क्या करना है, ताकि वो चीज़ें लाइन अप होंगी तो फिर आपको जो है वो आसानी होगी। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और बहुत शुक्रिया साइमा हमारे शो पे आने के लिए। और क्योंकि हमारे शो का टाइम जो है वो बड़ा मुख्तसर सा रह गया है, लेकिन आपको यहाँ से बाय कहने से पहले आपको एक रेसिपी शेयर करते हैं। तो ज़रा
तो जनाब बस रमज़ान की आमद है और तलबीना एक बड़ी ज़बरदस्ती डिश है और आप इसको सहरी में जो है वो ज़रूर खा सकते हैं। इससे जो आपकी एनर्जी है वो भी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी रमज़ान मेहरबान में, हमारी रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपसे मुलाकात करेंगे और सिटी एट 10 के सेट से इंशाल्लाह पूरे 1 महीने बाद आपसे मुलाकात होगी। तो रहमतों बरकतों वाले महीने में जो है वो आपने दुआएं मांगनी है और अल्लाह से खैर की उम्मीद रखनी है और हमारी जो स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन है उसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे खैर व बरकत की बातें। उलमाए किराम हमारे साथ होंगे और उसमें बच्चों के लिए जो है वो क्विज़ प्रोग्राम्स होंगे, उसमें जो है वो ब्रेन बिल्डिंग की बातें होंगी। उसमें हम आपको मिलवाएंगे कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ से जिनको आप जानते हैं लेकिन आप उनकी रूटीन के बारे में नहीं जानते, उनके स्केजुअल के बारे में नहीं जानते। कई ऐसे अनसंग हीरोज़ से हम आपको मिलवाएंगे जो कि हीरो है हमारे माशरे के, लेकिन आप उनकी शायद मुश्किलात से जो है वाकिफ़ नहीं है। तो रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारा और आपका साथ रहेगा और रमज़ान मेहरबान का जो है वो आगाज़ रमज़ान की आमद के साथ ही होगा और आपने भी हमारा साथ देना है और आपने भी हमें इसी तरीके से जैसे आप हमारा शो पसंद करते हैं ऐसी आपने हमारी ट्रांसमिशंस जो हैं वो भी देखनी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। दुआओं रहमतों और बरकतों का ये महीना जो है बस शुरू होने को है। खुश रहिए, खुश रखिए और अल्लाह को राज़ी कीजिए।